वेरी गुड मॉर्निंग कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। इस क्लियर कंसेप्ट क्रैश कोर्स सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सब लोग ध्यान से सुने। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स पार्ट 1 आप सबने अटेंड किया। आज मैं पार्ट 2 में रिस्पेक्टिव 3 तरह के एनिमल्स एज अ टाइप स्टडी एनिमल किंगडम से 3 अलग अलग जो है रिस्पेक्टिव फाइलम्स के एक स्पेसिमेन मेंबर को जो कोर्स के अकॉर्डिंगली एनटीए 2022 नीट 17 जुलाई को जो कंडक्ट करने जा रहा है, रिस्पेक्टिव इसी चैप्टर का ये दूसरा हिस्सा है जहां से क्वेश्चन ओरिएंटेशन हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं थ्रू आवर क्लियर कंसेप्ट क्रैश कोर्स डिस्कशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमेशा की तरह आज मैं रिस्पेक्टिव 50-55 पॉइंट्स में इन 3 तरह के एनिमल्स के बारे में कुछ उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो उनकी पहचान है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और रिस्पेक्टिव हैबिटेट में रहते हुए उन्होंने इवॉल्व किया है। तो क्वेश्चंस भी इस तरह के आएंगे। इस चैप्टर के इस हिस्से का कुछ ऐसा नेचर है कि एक रिस्पेक्टिव एनिमल, उसका शरीर बाहर और अंदर से कैसे डिजाइंड है और वो उसको किस तरह से सहूलियत देता है, फैसिलिटेट करता है जो है रिस्पेक्टिव अपने लाइफ साइकिल को कंडक्ट करने के लिए। कुछ इन्हीं बातों के साथ आज हमारा क्लियर कंसेप्ट डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। ओके कमांडोस, तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड एक ब्रीफिंग देना चाहूंगा टॉपिक में। चैप्टर में जो है इस सेगमेंट का नाम ही रखा है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द एनिमल्स। अब ये 3 एनिमल्स हैं, 3 अलग अलग डिस्टिंक्टिव फाइलम्स और उनके रिस्पेक्टिव यूनिक क्लास मेंबर्स का हम जो है स्टडी करने जा रहे हैं। इसको स्पेसिमेन टाइप स्टडी कहते हैं। अब सपोज अर्थवॉर्म या कॉकरोच एंड फ्रॉग, इन तीनों पे हम बात करेंगे। उनके पहले टेक्सोनोमिक एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए, फिर हैबिटेट कैसा है और उसके अकॉर्डिंगली बॉडी मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली, मतलब अंदर और बाहर से कैसे अरेंज है, बताया जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, रिस्पेक्टिव जो भी एनिमल की बात कर रहे होंगे उनके अंदर मौजूद रिस्पेक्टिव सिस्टम कहां कैसे अरेंज है और वो कैसे अपने काम को अंजाम देता है, इस तरह की बातें एनसीईआरटी में स्पेशली हाईलाइटेड है। तो आपको जो है इन रिस्पेक्टिव पॉइंट्स में इन्हीं बातों को ध्यान रखना है और प्रोबेबली क्वेश्चंस जिस पैटर्न से पूछे गए हैं उसके लिए आपको तैयारी करनी है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यस कमांडोज, अर्थवॉर्म, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखा जाए, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इसमें स्पेशली मेंशन्ड है और 2021 के पेपर में जो है जूलॉजी सेक्शन के बी पार्ट में जो है एक क्वेश्चन अर्थवॉर्म का आ गया था। तो ये एक साइन सिग्नल है कि ये एक स्कोरिंग टॉपिक है। तो उस हिसाब से मैं अगले 15 पॉइंट्स आपके सामने एक्सक्लूसिव अर्थवॉर्म के बारे में रखने जा रहा हूं और उसमें जिन बातों को हाईलाइट करूंगा, कमांडोज प्लीज सब लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, वही बातें क्वेश्चन ओरिएंटेड रहेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्क्रीन पे कमांडो सब लोग ध्यान से देखिए, एवरी वन ऑफ यू, यस प्लीज। अर्थवॉर्म, राइट, अर्थवॉर्म, क्लियर। क्लास ओलिगोचीटा, क्लास ओलिगोचीटा का ये मेंबर है फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में रिस्पेक्टिव 3 क्लासेस होते हैं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हिरुडिनेरिया। तो रिस्पेक्टिव ये जो 3 क्लास में से ओलिगोचीटा क्लास का मेंबर अर्थवॉर्म, क्लियर, कॉमनली कॉल्ड अर्थवॉर्म। कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म जो है 2 जीनस रिस्पेक्टिवली है, एक है फेरिटिमा पोस्टुमा, दूसरा लुम्ब्रिकस। ये भी सही बात है। तो चलिए हम फेरिटिमा पोस्टुमा के रेफरेंस में, उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल इफ आई चूज फेरिटिमा पोस्टुमा फॉर द टाइप स्टडी ऑफ एनालिडा। अगर एनालिडा फाइलम के फाइलम कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशली यानी गौर करने वाली बात है कि अर्थवॉर्म में 70% एनालिडियन फीचर्स तो कॉमनली होंगे, बाकी 25 से 30% ऐसे भी एक्सक्लूसिव फीचर होंगे जो उसको ओलिगोचीटा मेंबर बनाता है। एनालिडा में भी क्लास ओलिगोचीटा रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगा। यही बात आपको ध्यान देना है। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के साथ कि अर्थवॉर्म क्योंकि वो एनालिडा का मेंबर है तो डेफिनेटली मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी
होना चाहिए, और ना केवल मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ट्रू सेगमेंटेशन, यू मेटामेरिज्म। कमांडोज गौर करिए, लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, रादर आई मस्ट से यू मेटामेरिज्म। यस, शरीर अंदर बाहर से जो है रिपीटेड सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिनको मेटामियर्स कहते हैं। राइट, रिंग लाइक एनुलाई, हां इनमें ऐसा है। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। और उनकी संख्या जो मेटामियर्स है, यस कमांडोज, मेटामियर्स की संख्या स्पीसीज वाइज या तो 100 या 120, 100 से 120 अलग अलग स्पीसीज में, लेकिन ये फिक्स्ड नंबर होते हैं। किसी के 100 होंगे, किसी के 120 होंगे, किसी को 115 होंगे, लेकिन वॉट एवर स्पीसीज अर्थवर्म का वो हो, उनमें जो है बॉडी जो है इक्वली रिंग लाइक सेगमेंटेशन के साथ पाया जाता है, 100 से 120 नंबर। अब ऐसे तो हर सेगमेंट की अपनी अपनी कुछ खासियत है। कमांडोज, अर्थवर्म टॉपिक पे एक बात सब लोग ध्यान दीजिएगा कि थ्रू आउट लेक्चर में आप जानने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ बॉडी के इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स किसी खास सेगमेंट पे पाए जाते हैं। उस सेगमेंट का नंबर याद रखना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि किस सेगमेंट में बॉडी में रिस्पेक्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन प्लेस्ड है। यही अर्थवर्म टॉपिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है उसको पेरिस्टियम कहते हैं, और वहीं माउथ मौजूद होता है। डायग्राम में ध्यान दीजिएगा कमांडोज, एनसीईआरटी के डायग्राम में स्पेशली इस तरह से लेबलिंग है, तो वहीं से ये याद हो जाना चाहिए। नाउ दिस इज करेक्ट। और एक मैच्योर वर्म, अडल्ट मैच्योर वर्म में जो है सेगमेंट 14 से लेकर 16 तक, 14-15 सेगमेंट, गौर करिए, कोई भी स्पीसीज हो, उसका एक अडल्ट अर्थवर्म जो है, मैच्योर अर्थवर्म जो है, उसके शरीर में सेगमेंटेड बॉडी के सेगमेंट नंबर 14, 15, 16, 14, 15, 16, it is covered by a glandular dark band like tissue called clitellum। देखो, यही है एक्सटर्नल स्टडी, अर्थवर्म के शरीर बाहर से कैसा दिखता है मॉर्फोलॉजिकली, उस पर बात चल रही है। और अभी अभी आपके सामने क्या शब्द आया? क्लाइटलम। तो आज के बाद ये वर्ड आपको याद रखना है कि क्लाइटलम इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू डार्क बैंड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हर अर्थवर्म के कोई भी स्पीसीज का हो, उसके सेगमेंट नंबर 14, 15, 16 पर परमानेंटली पाया जाता है। क्या है क्लाइटलम, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करता है, बताएंगे कमांडोस। फिलहाल ये है, और इसी के बेसिस पे पूरा अर्थवर्म का शरीर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। प्री क्लाइटलर यानी सेगमेंट नंबर 1 से लेके 13 तक, क्लाइटलर रीजन 14, 15 और 16, और पोस्ट क्लाइटलर जो है 17 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक जो है। यस कमांडोस, क्या होगा लास्ट सेगमेंट तक? क्या होगा? पोस्ट क्लाइटलर रीजन। यस करेक्ट, ये बात सही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब आप सब लोग देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये हिंट किया है कि अर्थवर्म का क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तैयारी करते समय आपको यह फॉलो करना है कि उसकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स के नंबर याद होने चाहिए, उस नंबर के साथ क्वेश्चन आएगा। सपोज अभी यहां पर लिखा है 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल एपर्चर। स्पर्मेथिके कहां होते हैं? और स्पर्मेथिकल एपर्चर्स, स्पर्मेथिके मतलब स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पर्म को जो है स्टोर करने के लिए टेम्पररी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो 4 पेयर्स होते हैं, करेक्ट। लेकिन उनके जो एपर्चर्स है वो कहां और कैसे ओपन होते हैं, यही बात लिखा है। 5 to 9 सेगमेंट, 5 है ना, 5, 6, 7 कमांडोज में डायग्राम से बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखिएगा, पहले समझ लीजिए। जो एपर्चर्स, उनकी जो ओपनिंग्स है वो कहां खुलती है? 5, 6, 7, 7, 8, 9। तो 4 पेयर से दोनों तरफ लैटरली प्लेस्ड होते हैं। सेगमेंट 5 से लेकर 9 तक उनके बॉर्डर लाइंस पर 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल एपर्चर, उनकी ओपनिंग मौजूद है। ऐसे आपको याद रखना है, करेक्ट। फीमेल जेनिटल पोर, रिस्पेक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जेनिटल पोर, जहां से ओवम जो है जरूरत के समय मेटिंग के दौरान रिस्पेक्टिव ब्रीडिंग सीजन में बारी बारी से रिलीज होंगे। ऐसे फीमेल जेनिटल पोर वो कहां मौजूद है? मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट, जो क्लाइटलर रीजन का 14th सेगमेंट है, वहां मौजूद होता है फीमेल जेनिटल पोर। वैसे ही 18th सेगमेंट, अगला पॉइंट, अ पेयर ऑफ
फीमेल जेनिटल पोर सिंगल होता है, एक सिंगल, और वो भी 14th सेगमेंट में। लेकिन जो मेल जेनिटल पोर्स होते हैं पेयर ऑफ कहां होते हैं? 18th सेगमेंट। कहां होता है? 18th सेगमेंट पे दो ओपनिंग्स होती है मेल जेनिटल पोर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कि अर्थवर्म एनालिडा का मेंबर है, और एनालिडा में भी ओलिगोचीटा का मेंबर है, और ओलिगोचीटा मेंबर्स में एक खास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जो जमीन के साथ, सरफेस के साथ एंकोरेज बनाता है, और तब जाके शरीर को सपोर्ट देते हुए आगे ऐसे रेंगते हुए, यस, टू स्लाइड डाउन, रेंगते हुए आगे बढ़ने में फैसिलिटेट द लोकोमोशन। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं एस शेप्ड सीटे, द लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म बॉडी। तो वो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट 100 सेगमेंट का है, तो सेकंड से लेके 99 सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट से लेके 99th सेगमेंट, है ना, सेकंड लास्ट सेगमेंट तक जो है आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। केवल फर्स्ट और लास्ट में नहीं मिलेगा, और क्लाइटलम रीजन। यस, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि सीटे इज फाउंड एवरीवेयर इन एवरी सेगमेंट एक्सेप्ट। क्वेश्चन बनेगा कमांडोज क्वेश्चन कैसा बनेगा? ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीटे आर प्रेजेंट एज लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, सीटे नामक गमनांग पाया जाता है ना, फाउंड इन अर्थवर्म इन ऑल सेगमेंट, सभी सेगमेंट्स में एक्सेप्ट में लिखा रहेगा नंबर 1, है ना, फर्स्ट, नंबर 2 लास्ट, और नंबर 3 क्लाइटलम, और नंबर 4 ऑल द अबव। आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटलम रीजन, इन सेगमेंट्स को छोड़कर सीटे लोकोमोटिव स्ट्रक्चर की तरह हर जगह पाया जाता है, हर सेगमेंट में, सिर्फ 3 जगह छोड़कर। कमांडोज, सबको आई मेरी बात समझ में? नाउ दीज आर द प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नीट 2022 में इस चैप्टर से, अर्थवर्म से बन सकते हैं। कमांडोज ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट, बॉडी वॉल कवर्ड एक्सटर्नली बाय नॉन सेलुलर क्यूटिकल कवरिंग होती है, ठीक है। उस क्यूटिकल के नीचे रिस्पेक्टिवली जो लेयर होते हैं, है ना, बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द क्यूटिकल एपिडर्मिस होता है, और मस्कुलर लेयर भी होता है, दो तरह के, सीएमएफ, एलएमएफ, ठीक है। लेकिन अब मुझको एपिडर्मिस से मतलब है, क्वेश्चन आएगा कि क्योंकि जो रिस्पेक्टिव मस्कुलर लेयर है वो तो स्मूथ सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स है, ठीक है, वो अपनी जगह मौजूद है, और अंदर सिलोमिक एपिथेलियम की लाइनिंग है, राइट। अब बात आती है जो एपिडर्मिस है, क्यूटिकल के नीचे, क्यूटिकल सबसे आउटर मोस्ट नॉन सेलुलर, कैसा लेयर है? क्यूटिकल नॉन सेलुलर है, और एपिडर्मिस सेलुलर है, करेक्ट। ध्यान दीजिए कमांडोज, क्या बोला मैंने? यस, वंस अगेन, कि क्यूटिकल नॉन सेलुलर प्रोटीनस लेयर है, जबकि उसके बाद जो एपिडर्मिस है वो सेलुलर है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। ऐसे करके याद रखना कमांडोज। अब यही पॉइंट्स जो है नीट को कभी कभी टफ बना देता है, क्योंकि आपने सब पढ़ लिया और जरा सा आपको याद नहीं रहा कि एपिडर्मिस एपिथेलियम का तो होगा, लेकिन कौन सा एपिथेलियम? तुरंत याद आना चाहिए कि हां, वो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। क्लियर? ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन कमांडोज, एवरीवन ऑफ यू ध्यान से देखिए। अब आप देखिए इस डायग्राम के थ्रू सब आपको तो सबसे पहले पूरी एलिमेंट्री कैनाल का माउथ फर्स्ट में है, फिर फेरिंग्स किस रीजन में है, थर्ड फोर्थ, है ना, ईसोफेगस कहां से किस सेगमेंट में, ऐसे करके लेबलिंग वाइज याद कर लीजिए, है ना। गिजार्ड किस सेगमेंट में, 8 और 10, है ना, 8, 9, 10, ये देखिए आप यहां पर 9, 10 गिजार्ड। क्लियर, ऐसे करके आपको याद करना है। फिर इंटेस्टिनल सीके जो शुरू कहां से होता है, 26 सेगमेंट से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है ना, जस्ट रिवर्स ऊपर की तरफ। इंटेस्टिनल सीकल बिगिंस फ्रॉम 26 सेगमेंट अपवर्डली। करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए ना डायग्राम में है। क्लियर? फिर वैसे ही सेगमेंट 4, 5, 6 मैं आपको बता दूं कमांडोज, दो चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सेगमेंट 4, 5, 6 की पहचान है कि वहां पर फेरेंजियल नेफ्रिडिया भी होता है, और ब्लड ग्लैंड्स, क्या होते हैं? ब्लड ग्लैंड्स। ये दो चीजें कॉमन है, कहां? सेगमेंट 4, 5, 6। ध्यान रखिएगा कमांडोज ये पॉइंट। नाउ दिस इज मैच द कॉलम, सारे सेगमेंट्स के नंबर और रिस्पेक्टिव वहां कौन से स्ट्रक्चर्स। एक क्वेश्चन बस ऐसे ही आ जाएगा, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आप सोच के चलिए, अभी
Am I right or not? ऐसे सोच के आप चलिए कि इस तरह से लेबलिंग से याद करना है। फिर आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रक्चर होता है टिफ्लोसोल। क्या होता है? टिफ्लोसोल। व्हाट इज टिफ्लोसोल? एक फोल्ड, इट्स अ फिंगर लाइक फोल्ड जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया किसके लिए कहां पाया जाता है? इंटेस्टाइन ऑफ अर्थवॉर्म, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अर्थवॉर्म हैव अ फोल्ड, और वो हमेशा 26 सेगमेंट के बाद 27 से चालू होकर आखिरी से 25 सेगमेंट छोड़ दें, लास्ट 27 वहां तक होता है मौजूद। क्यों? क्योंकि मतलब आखिरी से छोड़ दीजिए आप, इसकी लंबाई टोटल वहां तक वो मौजूद होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखने वाली बात है एवरीवन। टिफ्लोसोल, अब टिफ्लोसोल इनमें है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय है। ऐसे ही जो कॉन्ड्रियोथिक्स होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, उनके इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वेल्व। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कमांडोज, इसी को तो गौर करना है आपको। एवरी वन ऑफ यू आई रिक्वेस्ट ध्यान से सुनना। टिफ्लोसोल किसमें पाया जाता है? अर्थवॉर्म में। इंटरनली स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन, सरफेस एरिया बढ़ाकर एब्जॉर्प्शन को जो है करने के लिए इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, वैसे हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? विलाय, माइक्रोविलाय, विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो दीज आर ऑल एनालॉगस, स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शनली सेम। स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शनली सेम, ऐसे करके आपको याद रखना है। क्लियर? मेरी बात आ रही सबको समझ में? तो ये था टिफ्लोसोल। फिर आते हैं नेक्स्ट कि ये रहा वो क्लाइटलम। फिर ये जो हुड लाइक स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहला सेगमेंट है, वहां से एक वेज लाइक, जिससे वो मट्टी खोदना, बोरोइंग नेचर होता है, राइट? बोरोइंग नेचर होता है, उसके लिए एक शार्प हुड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम क्या होता है? फर्स्ट सेगमेंट। और प्रोस्टोमियम क्या होता है? हुड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे मट्टी खोद सके। यस, ऐसे सामने होता है। और माउथ सबसे पहले सेगमेंट में होता है, यही बताने की कोशिश की है। फिर देखिए रिंग ऑफ सीटे। रिंग ऑफ सीटे क्या होता है कमांडोज? गौर करिएगा। सपोज ये रहा अर्थवॉर्म का शरीर, एवरी वन ऑफ यू ध्यान से देखिए, ऐसा। क्लियर? ये रहा उसका वॉल और ये रहा अंदर का जो कैनाल ऐसा गया है, राइट? अब उसके अंदर जो है ऐसे रिंग ऑफ सीटे, एस शेप्ड, ठीक है, इस तरह से मौजूद होता है, एस शेप्ड, जिससे वो एंकोरेज कर करके चलता है। मतलब इसको अगर हम, ये तो साइड व्यू है, अगर इसको हम ऐसे फ्रंट व्यू, ऐसे सामने से देखें कमांडोज, गौर करिएगा सब लोग। ये रहा बॉडी वॉल, यस, ये सामने से देख रहे हैं। तो अगर मैं यहां से एक ऐसा लाइन बनाऊं, राइट, ऐसे बीच में ऐसे लाइन बनाऊं, तो ये देखिए इसके बॉडी वॉल में एस शेप्ड सीटे, वेंट्रली ऐसे पूरे सारे सेगमेंट्स में मौजूद होते हैं, केवल फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटलम रीजन को छोड़कर, जिससे वो क्या करते हैं? जमीन पर जो है रेंगते समय पकड़ बनाने के लिए, एंकोरेज के लिए ये सीटें काम करते हैं। और बाकी उनके वॉल्स में मसल्स तो होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके शरीर को थिकनिंग प्रोसेस। द लोकोमोशन ऑफ अर्थवॉर्म इज थिकनिंग प्रोसेस। आया सबको समझ में? ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर इस डायग्राम में आइए, इस डायग्राम में आप देखिए फीमेल जेनिटल पोर कहां मौजूद है? 14 सेगमेंट। मेल जेनिटल पोर कहां मौजूद है? 18 सेगमेंट। एक पेयर में, और उसके ऊपर नीचे 17 और 19, जो उसके ऊपर वाला 17 और 19 सेगमेंट में जो होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, जेनिटल पैपिले होते हैं, जो पकड़ बनाने में मदद करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जक्स्टापोजिशन, एक अर्थवॉर्म दूसरे अर्थवॉर्म के साथ ऐसे जो है रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात मैं डायग्राम से समझाऊंगा कमांडोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन में रिस्पेक्टिव दो अर्थवॉर्म का एक दूसरे के साथ जक्स्टापोजिशंड रेसिप्रोकल क्रॉस मेटिंग करते हैं। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे याद रखिए कमांडोज। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? यस प्लीज ध्यान से देखिए एवरी वन ऑफ यू। तो ये तो था आपके रिस्पेक्टिव जो है डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस याद करने के लिए। अब बात आता है अगला, देखिए एलिमेंट्री कैनाल, एवरी वन ऑफ यू। अगला पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल, सीधा सीक्वेंस देखिए। बकल कैविटी फर्स्ट 3 सेगमेंट में, फिर मस्कुलर फेरिंग्स, ईसोफेगस 5-7 सेगमेंट में, ऐसे। यस, मस्कुलर गिजार्ड, इनमें सिर्फ गिजार्ड, इनके एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ गिजार्ड होता है। कॉकरोच में तो क्रॉप और गिजार्ड दोनों होता है। ऐसे करके कंपैरेटिव क्वेश्चन। What is common in the alimentary canal of earthworm and cockroach? Gizzard. क्या होता है? Masticatory organ,
ग्राइंडिंग ऑफ फूड में मदद करता है, अंदर क्यूटिकुलर प्लेट्स दांत जैसे होते हैं 6 इन नंबर, यस, ऐसे करके कॉकरोच में लिखा हुआ है, क्लियर। तो वैसे यहां पर गिजार्ड 8 to 9 सेगमेंट, स्टमक एक्सटेंड्स फ्रॉम, स्टमक कहां से 9th और 14 सेगमेंट तक स्टमक है, और स्टमक के अंदर कमांडोज एवरी वन ऑफ यू प्लीज गौर करिए, कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या होता है, क्योंकि सॉइलिवोरस होता है, कौन मिट्टी खाता है ना वो लगातार, क्यों बीइंग डेट्रीवोर, अर्थवॉर्म इकोलॉजिकली क्या है, डेट्रीवोर है ना, डेट्रीवोरस फूड चेन का वो हिस्सा है, डेट्रीवोर है, तो वो जो है मिट्टी खाता रहता है, सॉइलिवोरस है तो मिट्टी के अंदर ह्यूमिक एसिड एसिडिक चीजें होती है, तो उसकी जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम वो क्यों खाता है, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसके एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक रीजन में मौजूद है कैल्सीफेरस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, कैल्सीफेरस ग्लैंड स्टमक में। इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, फिर इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट से स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो दिस इज द सीक्वेंस, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, ठीक है ना, और उसके बाद आता है स्टमक जो 9 से 14 सेगमेंट में, और 15वें सेगमेंट से इंटेस्टाइन चालू 15 सेगमेंट से, क्लियर। अब आप देखिए ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यूस टिल लास्ट सेगमेंट तक वो इंटेस्टाइन है। इंटेस्टिनल सीके होते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं रिस्पेक्टिव डाइजेशन के लिए, और ऑन 26 सेगमेंट में होते हैं उल्टा। आपने सबने डायग्राम में देखा कमांडोस, फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए ऐसा 26 सेगमेंट से ऊपर की तरफ इंटेस्टिनल सीके, राइट। और फिर आता है 27 सेगमेंट से शुरू होता है 26 के बाद टिफ्लोसोल, एक खास फोल्ड जो इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया बढ़ाकर एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है, मदद करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल पर ये खास बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दे रहा हूं कमांडोज, वो है क्लोरागोगन सेल। इनमें क्लोरागोगन सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, क्लोरागोगन सेल्स होते हैं, जो कि हमारे लिवर की तरह, हमारे में जो काम लिवर करता है वो सारी जिम्मेदारी इनमें क्लोरागोगन सेल्स जो है एकम्प्लिश कर देते हैं। यस, ये बस याद रखिएगा कमांडोज, एवरीवन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। ये तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर चुके हैं, अब आता है इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड टाइप। एवरी वन ऑफ यू ध्यान से देखिए, क्लोज्ड टाइप, सही बात है, होगा क्लोज्ड टाइप, ब्लड वेजल्स होगा, हार्ट, कैपिलरीज और ब्लड, ठीक है। ब्लड में जो है रिस्पेक्टिव हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। किसमें डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा में, क्योंकि इनमें आरबीसी नहीं होता, आरबीसी की जगह हीमोसाइट्स जो कि फैगोसाइटिक सेल्स है, हीमोसाइट्स एंड प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन डिसॉल्व रहता है, ऑक्सीजन कैरी करता है लेकिन कैरिंग कैपेसिटी कम रहती है, ठीक है, ऐसे करके। तो ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन 4th 5th, मैंने बोला था कमांडोस 4th 5th 6th सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड, ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हुए पता चलेगा। इसी 4-5 सेगमेंट में एक्सक्रीटरी सिस्टम का फेरेंजियल नेफ्रिडिया, कौन सा नेफ्रिडिया, फेरेंजियल, 3 तरह के होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया भी 4-5-6 सेगमेंट में होता है, ऐसे आपको याद रखना है। यस, तो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन 4, 5, 6 सेगमेंट्स, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन। गौर करिए ब्लड ग्लैंड का क्या काम है, यही तो याद रखना है कमांडोज। ब्लड सेल्स बनाते हैं हीमोसाइट्स, क्लियर, और हीमोग्लोबिन जो कि डिसॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म लैक्स स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस, यस, उसमें कोई स्पेशल ब्रीदिंग डिवाइसेस नहीं होता है, उसमें तो क्यूटेनियस स्किन, उनका मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट बॉडी, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, उनका स्किन ही, कोई अलग से नहीं, उनका स्किन ही उनका रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर देता है। इन एनिमल किंगडम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेटरी जो एक पूरा मैकेनिज्म है, और जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सचेंज करके बॉडी में एक सेल तक ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, भले ही कैरिंग कैपेसिटी कम है लेकिन धीरे धीरे ले जाते हैं, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कहां सबसे पहली बार शुरू हुआ, दैट इज फाइलम एनालिडा, और वो किस तरह का, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो अर्थवॉर्म एग्जिबिट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलिए अगला पॉइंट,
एवरीवन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एक खास बात आप सबको याद रखना है कमांडोज, ध्यान से इधर देखिए। इनमें हार्ट होता है, लेटरल हार्ट। लेटरल हार्ट, और लेटरल हार्ट किन किन सेगमेंट्स में मौजूद है, इस डायग्राम से आपको यही तो याद रखना है कि 7 और 8 सेगमेंट, 7 और 9, 7 और 9 एंड 12 एंड 13, 4 pairs of lateral heart, 4 pairs of lateral heart present in segment, जिसमें से फर्स्ट 2 lateral heart 7 और 9 और दूसरा पेयर जो है यानी 12 और 13 सेगमेंट पर मौजूद है। यस, करेक्ट, ऐसे करके आपको याद रखना है। अब आप इस डायग्राम से देखिए, क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फॉरेस्ट ऑफ 3 नेफ्रिडिया इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेफ्रिडिया इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है और उसका काम है, वो 3 तरह से मौजूद है। एक होते हैं आपके फेरिंजियल रीजन, तो फेरिंजियल डक्ट्स ऑफ फेरिंजियल नेफ्रिडिया जो सेगमेंट नंबर 4, 5, 6 में मौजूद है, 4, 5 एंड 6। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो पूरे शरीर में स्प्रेड है इधर उधर, और उनके पोर्स है ना, नेफ्रिडियोपोर्स उनके कहां है, सरफेस स्किन पे खुलते हैं, इसलिए उनको इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा होता है सेप्टल नेफ्रिडिया। कौन सा नेफ्रिडिया? सेप्टल नेफ्रिडिया, जो अंदर पार्टीशन सेप्टा है उनसे अटैच होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया, पूरे सिलोमिक फ्लूइड को साफ करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों नेफ्रिडिया में से कौन सा नेफ्रिडिया है जो कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बनाता है? तो आंसर है इंटेग्यू। क्यों? क्योंकि इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो होते हैं वो क्लाइटलर रीजन में एक एक सेगमेंट में नॉर्मली 200-250 नेफ्रिडिया होते हैं। एक सेगमेंट पे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया नॉर्मली कितने होते हैं? 100-200, 250 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन क्लाइटलम रीजन, कौन सा रीजन? क्लाइटलम 14, 15, 16, 14, 15, 16, ये जो 3 रीजन है वहां पर इनकी संख्या 2500 से 3000, 2500 to 3000, 2500 to 3000 नेफ्रिडिया। कौन से नेफ्रिडिया? इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इसलिए क्वेश्चन आता है विच रीजन ऑफ अर्थवॉर्म बॉडी इज कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। आई रिपीट माई सेंटेंस कमांडोज, है ना, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया हम किस रीजन को कहते हैं? आई रिपीट, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। आंसर होगा क्लाइटलर रीजन, क्लाइटलम रीजन। देखिए ये एनसीईआरटी जो आपके रिस्पेक्टिव डायग्राम में ही लेबल्ड है, इसलिए यह क्वेश्चन आ सकता है। यही बातें चूक जाते हैं तैयारी के दौरान, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई मीन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया 3 टाइप्स, फेरिंजियल, नेफ्रिडियल, है ना, फेरिंजियल, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, 3 तरह के होते हैं, जो कि वही बॉडी, जो हर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम होता है बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करना। यस। फिर आता है नर्वस सिस्टम। नर्व रिंग का बना होता है और पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्योंकि वो नॉन कॉर्डेटा है। इनमें सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया इनके ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, जो एक रिंग की तरह फेरिंग्स रीजन में मौजूद होता है। यस, करेक्ट। फिर इनमें आंखें तो नहीं होती है जो कि देखने में मदद करते, लेकिन हां, इनमें लाइट और टच रिसेप्टर्स पूरे स्किन और चारों तरफ मौजूद होते हैं, जो लाइट की उपस्थिति या किसी भी तरह का जो टच का एहसास उनको हो जाता है, ऐसे रिसेप्टर्स उनमें होते हैं। क्लियर। फिर देखिए कमांडोज, अब आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि अर्थवॉर्म इज बायसेक्सुअल। अर्थवॉर्म क्या है? बायसेक्सुअल, बोथ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द सेम बॉडी। क्लियर। बायसेक्सुअल होता है वो, बायसेक्सुअल। सेक्सुअलिटी कैसी होती है? बायसेक्सुअल, राइट। अब आप वही देख सकते हैं। तो टेस्टिस का है, इस डायग्राम से आप ध्यान से देखिए कौन कौन से रिस्पेक्टिव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स किस किस सेगमेंट में मेन है। स्पर्मथिका का क्वेश्चन आ सकता है, टेस्टिस का क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहां से किस सेगमेंट में है। एसेसरी ग्लैंड्स मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, 17 और 19 सेगमेंट में एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ऐसे करके आप पढ़ के याद रखिए। क्लियर। इसके अलावा जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि मेल जेनिटल पोर, फीमेल जेनिटल पोर, क्योंकि मेटिंग के दौरान ये पोर्स ही हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स में मदद करते हैं। क्लियर। यस। तो इस डायग्राम से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म क्या? हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसेक्सुअल। 2 pairs of testes 10th and 11th सेगमेंट में। वास डिफरेंशिया 18 सेगमेंट से होते हुए ज्वाइन द प्रोस्टैटिक डक्ट। बिल्कुल सही। नाउ दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस।
वहां टेस्टिस से वास्ट डिफरेंशिया 18 सेगमेंट से गुजरते हुए कहां पर प्रोस्टैटिक डक्ट से जुड़ते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स जो कि 17th और 19th सेगमेंट में मौजूद हैं, और फाइनली मेल जेनिटल पोर कहां खुलता है, 18th सेगमेंट में। उसी तरह से 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मथिके, है ना, 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मथिके, 6 to 9 सेगमेंट। ध्यान दीजिए कमांडोस, क्या बोला जा रहा है, एवरीवन ऑफ यू, नाउ दिस इज द बॉडी रिस्पेक्टिव अर्थवर्म की बॉडी का हिस्सा हमने ऐसे लिया, राइट। एंड इफ आई से कि दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, तो स्पर्मथिके, यस कमांडो, स्पर्मथिके कहां मौजूद है, 6 से लेकर 9 सेगमेंट, 6 से लेकर 9 सेगमेंट। एवरीवन ध्यान से देखिए, तो सही बात है, ये रहा 6, 7, 8, 9, और इनकी जो ओपनिंग्स हैं, यस कमांडोस, इनकी जो ओपनिंग्स हैं, इनकी ओपनिंग्स मान के चलिए ब्लू कलर से, स्पर्मथिकल एपर्चर, स्पर्मथिका आर प्रेजेंट इन 6, 7, 8, 9, और उनके जो ओपनिंग्स हैं वो कहां मौजूद है, दे आर प्रेजेंट इन 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। कहां मौजूद है स्पर्मथिके, 6 to 9, लेकिन उनकी जो ओपनिंग्स है वो दोनों परस्पर सेगमेंट के बीच में खुलते हैं, इसलिए 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। आई बात समझ में सबको, एवरीवन ऑफ यू। चलिए, ड्यूरिंग मेटिंग जक्स्टापोजिशन, कमांडोस गौर करिएगा, ड्यूरिंग मेटिंग जो है, एवरीवन ऑफ यू, जक्स्टापोजिशनल गोडैन ओपनिंग, रेसिप्रोकल, इसका क्या मतलब होता है कमांडोस, सब लोग ध्यान से देखिएगा कि ये एक अर्थवर्म मैंने बनाया और ये एक अर्थवर्म बनाया, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैच होते हैं, और सपोज ये रहा क्लाइटलम, राइट, ये रहा क्लाइटलम और ये दूसरे का क्लाइटलम, तो ये सेगमेंट नंबर, ये X है और ये Y है। तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय जक्स्टापोजिशन, एक दूसरे पे X और Y, दो अर्थवर्म एक दूसरे के साथ इस तरह से, है ना, फिजिकली एम्बैरस करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे कि Y का स्पर्म X को और X का स्पर्म Y को, दिस इज द रेसिप्रोकल एक्सचेंज, रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और इसके स्पर्म्स इसके स्पर्मथिके में, Y के स्पर्म्स X के स्पर्मथिका में स्टोर हो जाएगा, और X का स्पर्म Y के स्पर्मथिके में स्टोर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में कमांडोज, दिस इज व्हाट यू मीन बाय जक्स्टापोजिशन्ड रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब समझने वाली बात यह है कि ये तो हर्माफ्रोडाइट है, इनको तो जरूरत ही नहीं है बाइसेक्सुअल, जब टेस्टिस ओवरीज एक ही बॉडी में है तो दूसरे के साथ फिजिकल अटैचमेंट करने की जरूरत ही क्या है। बट अंदर एनाटॉमिकली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपस में जो है अटैच नहीं है फॉर दी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आई बात समझ में, इसलिए हां बाइसेक्सुअलिटी है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर है, बट आ गई मेरी बात समझ में, बट दे कांट बी एक्सचेंज विद इन दी बॉडी, इसलिए ये एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकली जक्स्टापोजिशन लेते हुए, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, और स्पर्म पैकेट्स एक्सचेंज कर देते हैं स्पर्मेटोफोर्स, और फिर बारी आती है, दोनों अलग हो जाते हैं। फिर व्हाट हैपेंस, 14th सेगमेंट में फीमेल जेनिटल पोर होता है, वहां से ओवम रिलीज होता है, और वो ओवम, यस, जो एग्स रिलीज होते हैं, जो उनका रिस्पेक्टिव फीमेल गैमेट्स, वो कोकुन के अंदर, व्हाट द स्ट्रक्चर, कोकुन प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटलम। अब बारी आती है क्लाइटलम का, व्हाट क्लाइटलम डू, जो इनमें होता है, इनके ब्रीडिंग सीजन में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ कोकुन। कोकुन इन अर्थवर्म इज फॉर्म्ड बाय क्लाइटलम, करेक्ट। वो एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, वो एक जिलेटिनस
चिपचिपा सा म्यूकस सा जो है सिक्रीशन करता है, जो आगे चल के सूख के एक हार्ड बॉल बनेगा, कॉकून कहते हैं। उसी कॉकून के अंदर ओवम तो रहता ही है, और वो कैसे पास होता है ध्यान से देखिए कमांडोज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। ये रहा क्लाइटलम, राइट, और क्लाइटलम इस तरह से जो है कॉकून सिक्रीशन कर देता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एवरी वन ऑफ यू, क्या कि यहां पर फीमेल जेनिटल पोर होता है, उससे यहां ओवम रिलीज हो जाता है। अब धीरे धीरे जो है रिस्पेक्टिव अर्थवर्म पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होता है और कॉकून को आगे की तरफ धकेल देता है। ये पीछे की तरफ और ये सामने। जब ये सामने से गुजरता है, इसके अंदर ओवम तो मौजूद है, और यहां मौजूद है 5, 6, 7, 8 में स्पर्मथिक है, यहां स्पर्म्स मौजूद है। और जैसे ही ये यहां गुजरता है, यस, आफ्टर सम टाइम ये यहां पहुंचेगा कॉकून, है ना, यहां नहीं रहता वो कॉकून, यहां नहीं रहता, वो आगे पहुंच चुका होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस, वो कहां पहुंच चुका होता है, आगे। तो यहां रिस्पेक्टिव स्पर्म्स यहां पर होते हैं और ये कॉकून बाहर आकर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट विल अकर इनसाइड द कॉकून। किसके अंदर होगा, कॉकून के अंदर। बस इतना आपको याद रखना है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। और अर्थवर्म का डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, नो लार्वा फॉर्म्ड। बस ये मेन बातें आपको ऐसे याद रखना है। आ गई मेरी बात समझ में, एवरीवन ऑफ यू, बिल्कुल, कि कॉकून बनता है और कॉकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वल स्टेज। फाइनली अर्थवर्म, अगला क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, अर्थवर्म फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। बिल्कुल सही बात है, दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। मेक बरोज इन द सॉइल एंड मेक पोरस। बोरोज बनाते हैं, है ना, मिट्टी, फ्रेंड्स बोलते हैं ना, फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरा बना देते, पोरस बना देते हैं, जिससे हवा पानी अच्छे से एक्सचेंज हो सके, प्लांट के रूट्स को मिले और पैदावार में जो है मदद मिलती है, ईल्ड में। क्लियर। इसके अलावा वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करके, है ना, वर्मी कंपोस्टिंग करके। क्लियर। और इनका इस्तेमाल जो है खुराक की तरह लाइक फूड, फिशिंग, है ना, मछली पकड़ने में, इनको कांटों में लगा के जो है मछली पकड़ने में फिश बैटिंग कहते हैं या बैट ऑफ फिशिंग कहते हैं, उसमें ऑल द अबव। आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। ओके कमांडोज, तो ये था अर्थवर्म के ऊपर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स जो आपको मैंने क्लियर किए कंसेप्ट वाइज। अब बारी है, बात करेंगे नेक्स्ट रेफरेंस टाइप स्टडी स्पेसिमेन किसके बारे में, कॉकरोच। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं कॉकरोच। ओके कमांडोज, अब हम आगे बात कर रहे हैं अगले एनिमल फ्रॉम द एनिमल किंगडम, फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट क्लास का एक मेंबर कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई कॉकरोच इज बीइंग सेलेक्टेड फॉर टाइप स्टडी। ये जो है इस तरह से टाइप स्टडी है। इंसेक्ट्स तो बहुत तरह के, लोकस्ट है, ठीक है, बटरफ्लाई है, लेकिन कॉकरोच को ही क्यों इस तरह के स्पेसिमेन की तरह चूज किया जाता है स्टडी के लिए, यह भी अपने आप में एक टेक्निकल प्रश्न है। उसका कारण है इजीली अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, सबसे पहला है ना, इजी टू हैंडल। ठीक है, हम कॉकरोचेस की जो है कल्टीवेशन भी करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशंस में उसको मेंटेन करना आसान है। और सबसे पहले तो वो डिस्टिंक्टिव फीचर्स, क्लास इंसेक्टा के जो सारे गुण जिनका स्टडी की जाती है, वो कॉकरोच इज लार्जर इन साइज, इजी टू हैंडल, और सारे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंसेक्टा के हो सकते हैं उसको स्टडी करने का सबसे बेस्ट विजिबल स्पेसिमेन मेंबर है, इसलिए उसको चुना जाता है। तो कमांडोज गौर करिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं, यस, वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट and one of the most challenging insecta member, cockroach, जिसने वाकई में ही, यस कमांडोज, जो है इंसानी दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करके रखा है। तो शुरुआत करते हैं कॉकरोच के बारे में। सब लोग गौर करिए, विथ रेफरेंस टू, मैं एनसीईआरटी कोर्स के अकॉर्डिंगली नीट के लिए हम किस कॉकरोच स्पीसीज का चयन कर रहे हैं, कमांडोज गौर करिएगा, सब लोग नाम पे गौर करिएगा, पेरिप्लेनेटा, पेरिप्लेनेटा,
प्लेनेटा अमेरिकाना, यस, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, यस, हमने इसको चुना फॉर द स्टडी। अब गौर करने वाली बात यह है, एवरी वन ऑफ यू ध्यान से देखिए, कॉकरोचेस अलग अलग स्पीसीज है, वो ब्राउन या ब्लैक बॉडीड, ठीक है, ब्लैटा ओरिएंटलिस ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, उसको ओरिएंटल कॉकरोच भी कहते हैं, और अमेरिकन कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो ब्राउन बॉडीड एनिमल है। तो चाहे आप ब्लैटा ओरिएंटिस लीजिए या फिर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो जॉइंटेड लेग्स होना, एक्सोस्केलेटन काइटिनस एक्सोस्केलेटन होना, ये दो कॉमन फाइलम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसका, कॉकरोच का, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का। करेक्ट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फिर सबसे उसकी जो हैबिट, बेसिक हैबिट क्या है, हैबिचुअल कैसा है, उसके डे टू डे लाइफ में वो किस तरह का इंसेक्ट है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। उस बात को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी पॉइंट देखिए, नॉक्टर्नल ओमनीवोर, ठीक है, रात के समय एक्टिव, नाइट एक्टिव, नॉक्टर्नल आवर्स, डार्क आवर्स का एक्टिव इंसेक्ट। और गौर करिएगा, ये बात मैं आखिरी में इसके विजन मैकेनिज्म के साथ प्रूव करूंगा कि ऐसा क्यों है। इसके अलावा वो ओमनीवोरस है, वो चाहे प्लांट या एनिमल ओरिजिन का किसी भी प्रोडक्ट को वो खा सकता है, यस। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा कमांडो सब लोग, कि कॉकरोच जो है उसको हम स्क्विमिश एनिमल कहते हैं। यस कमांडोस, गौर करिएगा, हम कॉकरोच को जो है स्क्विमिश, स्क्विमिश शब्द का मतलब होता है, गौर करिएगा, कि जहां हमारी गंदगी की सोच खत्म होती है, कि आप कितने भी जो है मटमैला गंदगी वाले एरिया के बारे में सोच नहीं सकते, जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है, इसकी गंदगी में रहने की प्रवृत्ति वहां से शुरू होती है। कॉकरोच इज अ स्क्विमिश एनिमल, ठीक है। तो गौर करिएगा इस बात को, हां वो नॉक्टर्नल ओमनीवोरस है और उसकी प्रवृत्ति है कि वो कहां पर रहता है, अंधेरे में, और उमस भरे अंधेरे में रहने की उसकी प्रवृत्ति है। लिव इन डैम्प प्लेसेस, रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स। अक्सर उसको जो है किचन और सैनिटरी प्लेसेस में बखूबी देखा जा सकता है सबके घरों में। और यही एक बहुत बड़ा तालमेल है, कनेक्शन है, कि अक्सर वो जो है सैनिटरी प्लेसेस है ना, शौचालय इत्यादि ऐसे जगहों पे गंदे नाले वगैरह के पानी में गटर के यहां से वहां से निकल के आने की इसकी प्रवृत्ति है। इसके चलते हुए मैंने इसको स्क्विमिश कहा, ये उसकी प्रवृत्ति है। यस कमांडोज, और वही बात एनसीईआरटी कहता है कि उसकी प्रवृत्ति इंसानी घरों में, वो सैनिटरी प्लेसेस पे आमतौर पे, और वहां से किचन, क्योंकि किचन जो है उनके लिए अलग अलग तरह के फूड रिसोर्सेस का एक संसाधन रात के अंधेरे में बन सकता है। ये सक्रिय होकर निकलते हैं और इधर उधर जो है तेजी से हमारे बर्तनों के ऊपर से घूम के जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक पेस्ट की तरह, यस, वो विभिन्न बीमारियों के जो है कैरियर बनते हैं, वेक्टर्स, मैकेनिकल वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस। ओके कमांडोस, इस तरह से हम कॉकरोच के बारे में शुरुआत करते हैं पढ़ना। अब बात आती है कि एज एन इंसेक्टा उसके शारीरिक, उसके बॉडीली फीचर्स क्या है अंदर और बाहर, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये तो शुरुआत हुई कॉकरोच के बारे में, ठीक है कमांडोस। ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसे आप सोचिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ एवरीवन, कि कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, जिसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, औसतन उसकी लंबाई 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग, काफी बड़ा, ठीक है, और बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। और क्यों ना हो, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, एक्सटर्नली शरीर जो है 3 हिस्सों में बटा है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। ध्यान से देखिए, डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। हां, यह बात सही है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ये एक फाइलम कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके अनुसार कॉकरोच एज एन इंसेक्ट, उसका शरीर 3 हिस्सों में बटा है। मैं आप सबको अवगत करा देना चाहता हूं, वो 3 हिस्से हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। अगर ये बात सही है तो अब आगे की बात समझने के लिए गौर करिएगा कमांडोज, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने एक आर्बिट्री डायग्राम बना रहा हूं,
यस कमांडोज, ये मैंने शरीर को 3 हिस्सों में बना दिया है आपके सामने, ध्यान से देखिए। इस तरह से आपको याद रखना है, 3 हिस्सों से क्वेश्चन बन सकता है। ये रहा एब्डोमिनल हिस्सा जो कि खुद 10 सेगमेंट्स 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 सेगमेंट्स का ये शरीर है। और ये रहा उसका कंपाउंड आई, कंपाउंड आई जो हेड में डॉर्सली ऐसे अरेंज होता है, ये रहा कंपाउंड आई, है ना। और कमांडो सब लोग गौर करिएगा, जैसा कि मेरा शुरू से कहना है, ये रहा थोरैक्स। तो क्वेश्चन थोरैक्स रीजन से आएगा। ये रहा हेड रीजन, हेड के यहां क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एब्डोमेन, गौर करिएगा कमांडोज, एब्डोमेन उदर भाग जो होता है, ये 3 हिस्से हैं, तीनों हिस्सों से एक एक प्रश्न बन सकता है। इसलिए मैं आपको याद कराने के लिए इस तरह से आपको मैं बता रहा हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लाइन यहां लिखा हुआ है वही अभी डायग्राम पे हम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले सब लोग गौर करिएगा। यस, हेड रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए, हेड रीजन सबसे पहले तो ट्रायंगुलर हेड होता है। और गौर करने वाली बात है, बॉडी कैसा है? हॉरिजॉन्टल। और हेड जो है कैसे झुका है? 90 डिग्री पर जो है इन दी बॉडी एक्सिस, बॉडी का एक्सिस देखिए और हेड का एक्सिस देखिए 90 डिग्री का। इस तरह के हेड की पोजीशन को हम कहते हैं हाइपोगनेथस हेड। कैसा हेड? हाइपोगनेथस हेड है इनका, ट्रायंगुलर हाइपोगनेथस हेड। आई मेरी बात समझ में? ये बात एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है, लाइन पढ़ के देखिएगा कि हेड इज बीइंग पोजीशनड, है ना। मस्तक की स्थिति कैसी है? शरीर के एक्सिस से राइट एंगल, शरीर के एक्सिस से राइट एंगल, आई बात समझ में, 90 डिग्री पे। हाइपोगनेथस, कॉकरोच हेड इज हाइपोगनेथस। ये कथन, ये स्टेटमेंट सही है। आई बात समझ में कमांडोस? यस, तो हेड हो गया। अब बात आती है हेड रीजन की पहचान क्या है? 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, 1 पेयर ऑफ सिंपल आई, 1 पेयर ऑफ एंटीने, फिर एक खास बाइटिंग चुइंग माउथ पार्ट्स जो कि 5 हिस्सों से बने हैं। और पूरा का पूरा हेड कैप्सूल 6 सेगमेंट से बने हैं। अभी मैंने जितने भी स्टेटमेंट्स कहे ये सारे कथन सही हैं। अब सही है तो इसको साबित कैसे किया जाए? कमांडोस गौर करिएगा, ये इस चैप्टर का नेचर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। किसी भी जंतु का शारीरिक आकारिकी बनावट 2 तरह से बात की जाती है। किसी भी फाइलम के एक खास मेंबर को चुनकर टाइप स्टडी की जाती है, स्पेसिमेन स्टडी उसको कहते हैं। यस कमांडोस, जिसमें शरीर की बाहरी तथा अंदरूनी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स को एक तालमेल के साथ हमें पढ़ना पड़ता है। और आपके कोर्स के अनुसार 2022 नीट 17 जुलाई को जो पेपर होने वाला है, इस संबंधित चैप्टर में 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस तरह से चर्चा किया है। कमांडोस गौर करो चैप्टर का नेचर क्या है, ऐसे करके आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो चलिए उसी तारतम्य में मैं आगे बात करने जा रहा हूं। यस, यहां तक सबको अगर आ जाता है समझ में। लेकिन अब देखिए पूरा शरीर जो है, थोरैक्स रीजन, ये जो है एक हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। यस कमांडोज, हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढका होता है। और उन हार्डन प्लेट्स, उन प्लेट्स को कहते हैं, यस कमांडोस, क्या कहते हैं उन प्लेट्स को? स्क्लेराइड्स, है ना। स्क्लेराइड्स कहते हैं कवच की तरह ऊपर नीचे और साइड से वो आपस में जो है कवरिंग किए हुए रहते हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन कॉल्ड स्क्लेराइड, शील्ड की तरह जो कि काइटिन से बने होते हैं। ठीक है, और काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखिएगा कमांडोस, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। क्लियर? यस। अब बात आती है कि ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, वो किस प्रकार से मौजूद होते हैं। ध्यान से देखिएगा कमांडोस, अगेन डायग्राम की मदद से एवरी वन ऑफ यू ध्यान से देखिएगा। कवच, सपोज वो कैसे कवर करते हैं? ऊपर से, ये ऊपर का कवच है, ठीक है। वैसे ही नीचे भी ऐसे कवच होते हैं। तो ऊपर डॉर्सल को कहते हैं टर्गाइट, ऐसे 3 जगह यहां पर
कमांडोज इस तरह से देखिएगा, ऐसे टुकड़े टुकड़े ऐसे करके जोड़े रहते हैं, ऐसे नीचे से भी, ऐसे नीचे से भी, और साइड के भी होते हैं, प्लूरॉन कहते हैं उनको, प्लूराइट्स। तो टर्गाइट्स, स्टर्नाइट यानी स्टर्नम, टर्गम और प्लूरॉन, ऐसे 3 प्रकार के कवच है। और वो कवच आपस में जो है मेम्ब्रेनस, आपस में ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जो है आपस में जुड़े रहते हैं। दैट आर जॉइंड बाय थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? यस कमांडोज, गौर से देखिए, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन यही है कमांडोज। एवरीवन क्लियर? एवरीवन, सबको आ रहा है समझ में? मैं एक एक रीजन के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले हेड रीजन, फिर थोरैक्स। और थोरैक्स रीजन की क्या पहचान है? अगला पॉइंट सब लोग ध्यान से देखिए कि जो ये प्रोथोरैक्स, ये मीजोथोरैक्स और ये मेटाथोरैक्स, ये 3 हिस्से होते हैं। थोरैक्स 3 हिस्सों में होते हैं। जो फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, कितने होते हैं इनमें? 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और 2 पेयर्स विंग्स में फर्स्ट पेयर ऑफ विंग मीजोथोरैक्स और दूसरा पेयर ऑफ विंग मेटाथोरैक्स। लेकिन पहला वाला जो टर्गम कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला वाला टेगमिना, वो प्रोटेक्टिव होता है। वो प्रोटेक्टिव होता है, उड़ने में सहायता नहीं करता। उड़ने में कौन सहायता करता है? हिंड विंग। जो पार्श्व उनके पंख होते हैं, दैट इज हिंड विंग होते हैं, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस पतले पतले होते हैं, वो उड़ने में मदद करते हैं। फ्लाइट विंग्स हैं वो। क्लियर? ऐसे करके याद रखना है। और फिर इनमें ये तो इंसेक्टा हेक्सापोडा के मेंबर है। किसके मेंबर है? हेक्सापोडा के मेंबर है। तो कमांडोज, हेक्सापोडा मतलब 6 legs, 3 pairs, ईच पेयर पर सेगमेंट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, ईच पेयर पर सेगमेंट ऐसे करके होते हैं लेग्स। एक एक जोड़ा, मतलब एक एक जोड़ा एक एक थोरैक्स में। पहला वाला प्रोथोरैक्स, दूसरा वाला मीजो और तीसरा वाला मेटाथोरैक्स। आई बात सबको समझ में? एवरी वन ऑफ यू? यस प्लीज। चलिए अगला पॉइंट। अब एनसीईआरटी बेसिस अगर हम देखें तो अभी अभी आप देखिएगा, सबसे पहले तो पेयर ऑफ एंटीना। ये क्या है? एंटीना, जो हवा में इधर उधर एनवायरमेंट में लगातार वो फ्लिकरिंग मतलब ऐसे लहराते हुए आसपास के होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते जाते हैं। यस, एंटीने, पेयर ऑफ। फिर कंपाउंड आई, जो एक्चुअल मोज़ैक विजन में मदद करते हैं। क्लियर? फिर बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स है। माउथ पार्ट्स में मैं बात करूंगा, 5 अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स इनके माउथ पार्ट्स बनते हैं। मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैक्सिले, ऐसे करके याद रखना है कमांडोस। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? यस। और इसके अलावा हाइपोफेरिंग्स होता है, हाइपोफेरिंग्स होता है। क्लियर? तो 5 को कंपोनेंट्स देखेंगे। लेकिन अब आप देखिए, पहले वाले थोरैक्स रीजन को प्रोनोटम कहते हैं, है ना? प्रोथोरैक्स, प्रोनोटम, है ना? मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और हर लेग एक एक देखिए ना, एक एक जोड़ा, पैर का एक एक जोड़ा जो है वो एक एक सेगमेंट से जुड़ा होता है। यस। और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। टेगमिना ये प्रोटेक्टिव होता है, सुरक्षात्मक होता है। और जो हिंड विंग होता है ये उड़ने में मदद करता है। यही बात मैंने अभी अभी आपको बताया था, फ्लाइट। क्लियर? सबसे खास बात, मेल कॉकरोच हो या फीमेल कॉकरोच हो, मेल कॉकरोच हो या फीमेल कॉकरोच हो, दोनों के पास एक विशेष सेंसरी ऑर्गन एनल सर्का है। क्या होता है? एनल सर्काई निकले रहते हैं। एंड दे हेल्प इन, वो किस में मदद करते हैं? ग्राउंड वाइब्रेशन। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कॉकरोच उस तरफ मुंह किए वो इस तरफ चल रहा है, आप पीछे से बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, फिर वो इधर उधर दौड़ के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि आपके चलने से जो भूमि, जो सरफेस पे कंपन हो रहा है, वो उसको महसूस कर रहा है, जिससे उसको एक प्रकार से एहसास हो जाता है कि आसपास कोई हलचल हो रहा है, उसे खतरा हो सकता है, इसलिए वो तेजी से भागता है। मेरी बात आई समझ में? ये भी एक तरीका है, एनल सर्काई, परसेप्शन ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसे सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो मेल फीमेल दोनों कॉकरोच में होते हैं। अब फिलहाल जो डायग्राम बना है ये फीमेल कॉकरोच का बना है। अब ये बात मैंने कैसे बताया? क्यों? क्योंकि मेल कॉकरोच में यहीं पर ही 10 सेगमेंट्स है। यस कमांडोज, यहां पर जो है 1 पेयर ऑफ एनल स्टाइल। क्या होता है? एनल स्टाइल। मेल कॉकरोचेस में एक जोड़ा होता है एनल स्टाइल, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट है। ध्यान रखिएगा।
तो ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं, लेबलिंग्स के बारे में पूछते हैं एक्स वाई जेड करके कि कौन क्या है, पहले तो सही लेबलिंग बताए, दूसरा उनके फंक्शन के साथ मैच द कॉलम क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको ये पॉइंट बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहले हेड, 3 हिस्से हैं। पहले तो हेड के बारे में सोचिए। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगुलर इन शेप। हाइपोग्नेथस का क्या मतलब, इन पोजीशन, है ना। फॉर्म्ड ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब इस पॉइंट को, बिंदु को देखते हैं। 6 सेगमेंट से, 6 सेगमेंट के जुड़ने से जो है, यस कमांडोज गौर करिएगा, 6 सेगमेंट यानी हेड को अगर हम सामने से देखें, सामने से ऐसे सामने से देखें तो कैसा व्यू होगा, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से एपिक्रेनियम, 2 टुकड़े एपिक्रेनियम के ऐसे होते हैं। फिर एक फ्रॉन्स कहते हैं एक सेगमेंट को। इसी प्रकार से दोनों तरफ से एक एक टुकड़े और ऐसे जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं जीना, और नीचे यहां क्लेपियस। ठीक है, 6 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स। एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है 6 सेगमेंट्स, मैंने वो 6 सेगमेंट्स आपके सामने बनाए। ओके कमांडोज, और फिर आप गौर करिएगा, ये इनके ऐसे डॉर्सल आईज, ये रहे उनके डॉर्सल आईज, कंपाउंड डॉर्सल आईज। ये कॉकरोच की आंखें हैं। क्लियर। इसके अलावा यस कमांडोज, फिर यहां से जो है उनके माउथ पार्ट्स ऐसे रहते हैं। यस कमांडोज, ऐसे माउथ पार्ट्स रहते हैं। ये उनके माउथ पार्ट्स। ठीक है, तो आपको फिलहाल इस डायग्राम से, इस पॉइंट से मतलब है कि 6 सेगमेंट्स क्या हैं जो हेड कैप्सूल को आपस में जुड़ के बनाते हैं, वो मैंने यहां बताया। 2 एपिक्रेनियम, एक फ्रॉन्स, 2 जीना और एक सी फॉर क्लिपियस, ये सारे मिलकर बनाते हैं। शो ग्रेट मोबिलिटी, हेड काफी ज्यादा मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबल ड्यू टू नेक के कारण। यस कमांडोस, किसके कारण, नेक के कारण। पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, अब क्या क्या मौजूद है, पेयर ऑफ एंटीना, फिर यहां से एंटीना भी निकलता है, ऐसे करके पेयर ऑफ एंटीना, हेड रीजन में एंटीना निकलता है, सही बात है। कंपाउंड आइज है, एंटीना है फॉर मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। फिर माउथ पार्ट्स, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स, जो कि 5 कंपोनेंट्स के बने होते हैं। लेब्रम, अपर लिप लेब्रम, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अपर जॉ मैंडिबल, है ना, ग्राइंडिंग इंसिजन के साथ ग्राइंडिंग। अ पेयर ऑफ मैग्जिले, यानी लोअर जॉ को मैग्जिले, अपर जॉ को मैंडिबल। कॉकरोच में कमांडोस गौर करना, कंफ्यूज मत होइएगा, कॉकरोच में 1 पेयर ऑफ मैंडिबल अपर जॉ, 1 पेयर ऑफ मैग्जिले लोअर जॉ। इंसानों में उल्टा होता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कमांडोस। आ गई मेरी बात समझ में? यस। तो लोअर लिप और फ्लेक्सिबल एक टंग, हाइपोफेरिंग्स। तो माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स। कौन पेयर्ड है, कौन अनपेयर्ड है? पेयर्ड क्या क्या है? मैंडिबल और मैग्जिले। क्लियर। और फिर क्या लिखा हुआ है, अपर लिप एक होता है, एक लोअर लिप होता है, और हाइपर। तो 5 स्ट्रक्चर्स में से 2 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। 2 पेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, ध्यान रखिएगा ये। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट, एवरी वन ऑफ यू, डायग्राम बेस लेब्रम लेबियम। ठीक है, अपर लोअर, और ये रहा मैग्जिले, ये रहा मैंडिबल ग्राइंडिंग रीजन, और ये रहा आपके मैग्जिले लोअर जॉ, और ये रहा हाइपोफेरिंग्स, टंग जैसा हाइपोफेरिंग्स। तो ये 5 डायग्राम्स याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस ये जो हेड का ही सिर्फ आप देख सकते हैं लेबलिंग, ऑसिलस सिंपल आई होता है, वेस्टिजियल बस मौजूद है, उससे दिखाई नहीं देता। दिखाई किससे देता है? कंपाउंड आई, मोज़ैक विजन से। मोज़ैक विजन क्या होता है बताऊंगा कमांडोस। फिर कहां मैग्जिले, कहां मैंडिबल, कहां लेब्रम। इस तरह से आपको लेबलिंग याद रखना है इस डायग्राम से। ABCD XYZ करके लिखा रहेगा और आपको कहेंगे सही फिलिंग करे। एक एक बात गौर करिए कमांडोस, इस चैप्टर का नेचर जिस तरह का है मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। फिर आते हैं थोरैक्स रीजन, जो कि 3 हिस्सों में, अभी आपने देखा, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, सही बात है। और ईच सेगमेंट वो किससे है, हैज अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। हर सेगमेंट में एक वॉकिंग लेग पेयर जुड़ा हुआ है। द फर्स्ट पेयर अराइज फ्रॉम मीजो, जो विंग्स होते हैं, विंग्स
क्योंकि वॉकिंग लेग्स तो हर पेयर एक एक सेगमेंट में होता है, लेकिन विंग्स तो केवल 2 पेयर होते हैं। पहला पेयर कहां होता है? मीजोथोरैक्स से। सेकंड पेयर किससे जुड़ा होता है? मेटाथोरैक्स से। और जो फोर विंग है उसको टेगमिना कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव, लेदरी प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। क्लियर? उससे उड़ने में मदद नहीं मिलती। और जबकि हिंड विंग्स ट्रांसपेरेंट, वही उड़ने में मदद करता है। दैट्स द पॉइंट। यस कमांडोज। तो ये सब बातें मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं, आपके सामने रिवाइज कर दिया है, इस तरह से याद रखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट, द एब्डोमेन। अब आते हैं एब्डोमेन। मेल और फीमेल एब्डोमेन में बड़ा ही अंतर होता है। मेल एब्डोमेन नैरो, पूरे 10 सेगमेंट विजिबल। 3 बातें याद रखनी है कमांडोज। एब्डोमेन हिस्से से जो हम मेल फीमेल कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के साथ मेल फीमेल की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा कमांडोज, यहां जो लिखा हुआ है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी अभी मैंने जो कहा, हाउ टू डिफरेंशिएट अ मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच, आंसर मैं पहले ही दे दे रहा हूं, ऑल द अबव। यानी ऑल द अबव मतलब चौथा पॉइंट बना दिया ऑल द अबव, यानी 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। नंबर एक, मेल कॉकरोच का एब्डोमेन नैरो होता है, राइट? ऑल द 10 सेगमेंट्स आर विजिबल, करेक्ट? एंड 1 पेयर ऑफ एनल स्टाइल। क्या होता है? 1। ये जो 3 बातें मैंने बोला है, ये मेल कॉकरोच में पाया जाता है और डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है फीमेल कॉकरोच से। करेक्ट? ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बन गया क्वेश्चन। अब ऐसा क्यों? फीमेल्स में ब्रॉड, ओनली 7 सेगमेंट्स विजिबल। अब फीमेल्स में आ जाइए, ब्रॉड एब्डोमेन। क्यों? क्योंकि 7th सेगमेंट जो है बोट शेप, नाव जैसा चौड़ा होता है। 8th और 9th सेगमेंट जो होता है फ्यूज होके वो 7th सेगमेंट के साथ मिल जाता है, क्योंकि तब जाकर जो शरीर अंदर से चौड़ा बनता है, ब्रॉड बनता है, टू होल्ड। क्यों? क्योंकि फीमेल कॉकरोच में होता है ब्रूड जेनिटल पाउच, जिसे कहते हैं ब्रूड या जेनिटल पाउच जिसे कहते हैं, जिसके अंदर फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर्स, कोलेट्रल, इन स्ट्रक्चर्स को अंदर एकोमोडेट करने के लिए, एकोमोडेशन देने, जगह देने के लिए वो हिस्सा चौड़ा हो जाता है। और 8th और 9th सेगमेंट, यस कमांडोज, आप देखिए ना, मेल फीमेल सब में 10 सेगमेंट्स होते 10 सेगमेंट्स है, लेकिन फीमेल्स में केवल 7 सेगमेंट तक ही विजिबल है। कारण है कि द 7th स्टर्ना इज बोट शेप्ड विथ 8th and 9th स्टर्ना फ्यूज्ड। 8, 9 स्टर्ना फ्यूज होकर जगह को चौड़ा बनाकर ब्रूड पाउच विकसित कर देते हैं, जिसके अंदर, यस कमांडोज, ये 3 चीजें होती हैं। क्वेश्चन ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा रीजनिंग के साथ। कमांडोज गौर करिएगा, एवरी वन ऑफ यू, एब्डोमेन इन बोथ मेल्स फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 segments, right? In females, the 7th sternum is boat shaped with 8 to 9. ध्यान दीजिएगा जो अभी अभी मैंने कहा। Everyone clear? Yes. और फीमेल्स में एनल स्टाइल नहीं होता है। फीमेल्स में एनल स्टाइल नहीं होता है। Yes. तो इन मेल्स जेनिटल पाउच के अंदर क्या क्या होता है? वही 9th और 10th टर्गा से बनते हैं वेंट्रली, और उसके अंदर मौजूद होते हैं डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल, जेनिटल पोर, गोनोपोफाइसिस। मेल्स में भी जो रिस्पेक्टिव जेनिटल पाउच होता है, ठीक है, उसको ब्रूड पाउच नहीं कहते, मेल्स में वो जेनिटल पाउच ही है, और उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर? फिर मेल्स में जो एक्स्ट्रा चीज है वो है थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स निकले रहते हैं, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट। तो 3 बातें आपको याद रखनी है इस पैराग्राफ को पढ़ के। वो ये कि मेल और फीमेल को हम कैसे सेक्सुअली डायमॉर्फिक डिस्टिंग्विश करते हैं, है ना? यानी नर और मादा कॉकरोच की पहचान उसके लैंगिक द्विरूपता के साथ हम कैसे कर सकते हैं, यह बताया जाता है इस पॉइंट में। और फीमेल के अंदर सिर्फ 7 सेगमेंट्स विजिबल है, 8, 9 फ्यूज होकर ब्रूड पाउच बना देते हैं अंदर। उसके अंदर क्या क्या है, अगला क्वेश्चन ऐसे आप याद रखिए कमांडोस। मेरी बात आ रही सबको समझ में? एवरीवन, यस प्लीज। फाइनली बोथ सेक्सेस में 10 सेगमेंट्स तो होते हैं, और एक जॉइंटेड फिलामेंसिस एनल सर्काई जो है मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में होते हैं। एनल सर्काई मेल कॉकरोच में सिर्फ क्या होता है, एनल स्टाइल, जो कि फीमेल्स में नहीं होता है। याद हो गया कमांडोस? बार बार मैंने आपके सामने बोला है, सुन सुन के ऐसे याद कर लीजिए।
एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर। मैं हमेशा कह रहा हूं ये सारे पॉइंट्स नहीं है, ये एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन कैसे तैयार कर रहा है, ये आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। दिस इज क्लियर कंसेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड नीट पैटर्न क्वेश्चन सॉल्विंग क्रैश कोर्स। बिल्कुल ध्यान दीजिए कमांडोस, छोटी छोटी बातों को आपको जो है फॉलो अप करना है, एवरी वन ऑफ यू। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्रू अ पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। यस कमांडोज, एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है। अगेन फोरगट, मिडगट, तीन उसके हिस्से हैं, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। अब फोरगट के अंदर क्या क्या आता है? माउथ। पहले तो आपको एक क्वेश्चन यही तैयार कर लेना है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस क्या है एलिमेंट्री कैनाल का? किसका? कॉकरोच का। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस। फिर ध्यान से देखिए, क्रॉप जो कि फूड को स्टोर करता है। इनके एलिमेंट्री कैनाल की सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्रॉप एंड गिजार्ड। गिजार्ड जो कि प्रोवेंट्रिकुलस, उसको हम ग्राइंडिंग मेस्टिकेटेड ऑर्गन, मेस्टिकुलेटेड ऑर्गन भी कहते हैं, जो मेस्टिकेशन में मदद करते हैं, चबाने में, ग्राइंड करने में, खाने को चूर्ण बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दांत जैसे काइटिनस प्लेट होते हैं, सिक्स की संख्या में। अब क्वेश्चन ऐसी, दे हैव 8, दे हैव 9, 10, नहीं, 6 हाईली जो है काइटिनस प्लेट टिथ लाइक, ये ध्यान रखना है। 6 सेगमेंट्स है, करेक्ट। 6 दांत होते हैं, दांत जैसे काइटिनस के। दीज आर ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। और कहां होते हैं? गिजार्ड। गिजार्ड कहां होता है? एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा। तो माउथ से लेके गिजार्ड तक का हिस्सा फोरगट है। उसमें भी क्रॉप एक स्टोरिंग ऑर्गन है, खाना वहां पर स्टोर किया जाता है और फिर रुक रुक कर आगे बढ़ता है जहां पर उसका चूर्ण बनाया जाता है, गिजार्ड। क्लियर? यस। हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड एंड लाइन, पूरा जो एंटायर गटी जो है क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। करेक्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसे आपको याद रखना है। फिर एक खास स्ट्रक्चर हेपेटिक सीके, जो कि डाइजेस्टिव 6 टू ब्लाइंड टिब्यूल्स, जहां फोरगट खत्म होता है, मिडगट चालू होता है, उस जंक्शन पे, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट चालू होता है मेसेंट्रॉन। ठीक है, वहां पर 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस बनाने का काम करते हैं। गैस्ट्रिक सीके, हेपेटिक सीके कहते हैं। उसी प्रकार से फिर जहां मिडगट खत्म होके हिंडगट, हिंडगट का क्या मतलब होता है? व्हाट हिंडगट मींस? इलियम कोलॉन रेक्टम, जो कि एनस में जाके ओपन होता है। हिंडगट में क्या क्या आता है? इलियम कोलॉन रेक्टम, है ना। रेक्टम फाइनली एनस में ओपन होता है। लेकिन गौर करिएगा, जहां पर क्या मिडगट खत्म होता है और हिंडगट चालू होता है, उस जंक्शन पे पाया जाता है 100 से 150 येलो कलर्ड ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, बंच ऑफ ट्यूब्स, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिनका काम होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को, प्रोडक्ट को हीमोलिम्फ से जो है इकट्ठा करके एक्सक्रीट करने में मदद करना। क्लियर कमांडोस? तो इस तरह से आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एवरीवन प्लीज फॉलो करिए, एक एक चीज फॉलो करिए, सिस्टमैटिकली आपको बताया जा रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके कमांडोज, अब इस डायग्राम के माध्यम से सब लोग ध्यान से देखिए। एक तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का बना है, दूसरा जो है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच में। अब इस डायग्राम में सबसे पहले लेबलिंग बेस्ड, जिसमें आप देख सकते हैं पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद है, ईसोफेगस के ही मॉडिफिकेशन से क्रॉप, ये जो बल्ज लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, स्टोरेज ऑर्गन क्रॉप। क्लियर? फिर नेक्स्ट जो है दैट इज गिजार्ड मेस्टिकेटरी ऑर्गन, खाने को जो है चूर्ण बनाने में, ग्राइंड करने में मदद करता है। उसके बाद जहां पर फोरगट खत्म होता है, ध्यान दीजिए, फोरगट खत्म होता है और मिडगट मेसेंट्रॉन चालू होता है, उस जंक्शन पर 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक सीके, डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मैंने आपको पूरी रीडिंग करके लाइन टू लाइन सीक्वेंस में बताया। क्लियर? फिर जो गुच्छा यहां देख रहे हैं, बंडल्स ऑफ 100 to 150 टिब्यूल्स, जिसको मेल्पिजियन टिब्यूल कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि कॉकरोच तो आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा का मेंबर है और उनमें होता है मेल्पिजियन टिब्यूल्स। कॉकरोच क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक। क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक, यानी ये नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में और रिलीज करने में मदद करता है। क्लियर? फ्रॉम द सीलोम। क्लियर? अब अगले डायग्राम की तरफ आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे मेन बात जो आपको यहां याद रखना है, एलरी मसल्स। ठीक है, 13 चैम्बर्ड मिड डॉर्सल हार्ट। ठीक है, न्यूरोजेनिक हार्ट। कॉकरोच का हार्ट कैसा होता है? न्यूरोजेनिक, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? यानी उसके जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के पल्स है वो ब्रेन से आते हैं इनके। क्लियर?
तो 13 चैम्बर्ड मिड डॉर्सल हार्ट जो होता है, और क्या बोलते हैं इनमें ब्लड को भी हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि ब्लड ओपनली जो है फ्रीली मूव करते हैं इनटू द स्पेसेस, साइनसेस जो हीमोसील है वहां पर ओपनली। ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में कि ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स दे आर बाथ्ड इन द हीमोलिम्फ, है ना। जो ब्लड होता है हीमोलिम्फ विच इज पिगमेंटलेस, पिगमेंट नहीं होता है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा कमांडोज। और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉकरोच या किसी भी इंसेक्टा में जो है ब्लड हैज नो रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इस डायग्राम से आपको याद रखना है। एलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो है हार्ट में पल्सेटाइल एक्शन आते हैं। और ध्यान रखिएगा कमांडोज, ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो जो होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है, पीछे से सामने की ओर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन दी कॉकरोच बॉडी? आंसर है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, क्योंकि जो ऑस्टिया होते हैं ओपनिंग्स, वहां से ब्लड एंटर करता है और सामने की तरफ जाता है, सामने की तरफ जाता है, फिर वो रोटेट करके आके पीछे से सामने की ओर, पीछे से इस तरह से सर्कुलेट करता है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। क्लियर? तो इस डायग्राम के माध्यम से मैंने सिर्फ बताया। अब देखते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप, सही बात है, यानी सिर्फ हार्ट और ब्लड मौजूद है। रिड्यूस्ड ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज तो होते ही नहीं है। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड, ओपन स्पेस हीमोसील, सही बात है। जो ओपन स्पेस होता है साइनसेस, इसलिए इनके जो है सिलोम को हम हीमोसील कहते हैं, क्योंकि ब्लड जो है इजीली विसरल ऑर्गन्स के बीच फ्लो करते हैं। और बाथ्ड इन द ब्लड हीमोलिम्फ कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। प्लाज्मा और हीमोसाइट्स होते हैं, पिगमेंट नहीं होता है। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉकरोच के हार्ट के बारे में बात करते हैं। वो किस तरह से 13 चैम्बर्ड मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैक्स से लेके एब्डोमेन तक बिल्कुल मिड डॉर्सली ऊपर की तरफ मौजूद है। और सभी इनवर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट मौजूद है तो वो तो डॉर्सली होता है, तो व्हाई नॉट कॉकरोच में भी होगा? दैट्स द पॉइंट। डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स, ये भी बात सही है ना। फनल शेप्ड चैम्बर्स में डिफरेंशिएटेड विद ऑस्टिया, है ना, दोनों तरफ है। कहने का मतलब है कमांडोस, इस तरह से डायग्राम से समझिएगा सब लोग। देखिए यहां ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर ऐसे करके ओपनिंग्स मौजूद होते हैं, इनको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया, ब्लड ऐसे सामने, है ना, ऐसे सामने की तरफ, पीछे से सामने की तरफ ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, तो ब्लड मूव्स। यस, अगला पॉइंट देखिए, ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर, साइनसेस मतलब चारों तरफ की कैविटीज से, है ना, हार्ट थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया से एंटर करके पम्प्ड फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर टू दी साइनसेस। मतलब ऐसा चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग गौर करिएगा कि ब्लड का मूवमेंट इनमें शरीर के पाश्च्य यानी पोस्टीरियर भाग से सामने की ओर एंटीरियरली मूव करता है। क्लियर? राइट। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें ट्रैकियल नेटवर्क ऑफ ट्रैकी एयर ट्यूब्स, और वो ट्रैकियल ट्यूब्स से ट्रैक्यूल्स, और ट्रैक्यूल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स। डायरेक्ट रेस्पिरेशन, ब्लड का कोई रोल नहीं है क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। ब्लड हैज नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सिंपल डिफ्यूजन से जो है बॉडी के हर सेल को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो एयर ट्यूब स्पिरेकल, क्योंकि इनमें कमांडोस क्या होते हैं, ध्यान से देखिए कि इनका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लैटरली जो है ओपन होता है। 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग कॉल्ड स्पिरेकल्स, क्या कहते हैं उनको? 10 पेयर्स ऑफ स्पिरेकल्स प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड। क्लियर? नेटवर्क ऑफ ट्रैकी ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्पिरेकल्स। तो स्पिरेकल्स जो होते हैं रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द ट्रैक्यूल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ब्लड इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। ये चार बातें आपको अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच पे याद रखना है। चलिए एक्सक्रीशन पे बात करते हैं। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। कॉकरोच एक यूरिकोटेलिक है, उनमें मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को चारों तरफ से कलेक्ट करके उसको एक्सक्रीट करने में हिंडगिट से मदद करते हैं। इन एडिशन, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेल्पीजियन ट्यूब्यूल है, लेकिन मेल्पीजियन ट्यूब्यूल के अलावा भी एक्सक्रीशन में और कौन मदद करते हैं? दैट्स द पॉइंट। अगला क्वेश्चन कमांडोज, इन एडिशन फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड्स, ये जो तीन स्ट्रक्चर से आंसर होगा ऑल द अबव।
व्हाट सेकेंडरी एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन कॉकरोच? आंसर होगा ऑल द अबव। क्यों? क्योंकि मेन मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? यूरिकोज ग्लैंड है, यूट्रिकुलर ग्लैंड भी उसको कहते हैं, वो जो है स्पर्म पैकेट्स बनाते समय, स्पर्मेटोफोर को बनाते समय भी यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके कवरिंग का काम करने में मदद करता है। ओके कमांडोस, इस तरह से आपको ये बात याद रखना है। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी में इस तरह से नाम लिखे हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स भी एडिशनली, सेकेंडरीली, है ना, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेन कौन है? मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, अगेन नर्वस सिस्टम सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, है ना, तीन गैंग्लिया जो होते हैं, 3, गौर करिएगा, इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। ठीक है, उनके पूरे शरीर के अंदर स्प्रेड रहता है इन दैट ग्रुप, जिनको हम गैंग्लिया कहते हैं। टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं, 9 में से 3 थोरैक्स रीजन में और 6 एब्डोमेन रीजन में। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच? तो उस समय ऐसे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं इन बात पे जोर दे रहा हूं। अब दूसरी खास बात कि इनका पूरे नर्वस सिस्टम का पूरा मेन हिस्सा जो है थोरैक्स से लेकर एब्डोमेन में है। हेड में तो केवल नर्व सप्लाई होते हैं टू एंटीने एंड कंपाउंड आई। इसलिए देखिए क्वेश्चन रखा है व्हाई, कि अगर कॉकरोच को हम क्या कहते हैं, सर कलम कर दिया जाए, इफ अ कॉकरोच इज बीइंग बी हेडेड, है ना, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, यदि एक कॉकरोच का सर कलम कर दिया जाए फिर भी वो हफ्ते भर से ज्यादा जिंदा रह लेता है। क्या कारण है? वाई? उसका रीजन है क्योंकि सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का पूरा सेटअप और दूसरे सब चीजें, नर्वस सिस्टम का पूरा मेन पार्ट, ब्रेन वगैरह, वो सब थोरैक्स और आगे की चीजों में होता है। हेड रीजन में केवल नर्व सप्लाई थोड़ा सा कट जाएगा, आईज और एंटीना के जो वो होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। क्लियर? तो वो उसके रिजर्व फूड के लिए फैट बॉडी है, सब कुछ है, खाना वगैरह पचता रहेगा। ऑक्सीजन गैस के एक्सचेंज के लिए, यस कमांडोज, ऑक्सीजन वगैरह जो एक्सचेंज के लिए स्पिराकल साइड में लेटरली होते हैं, इसलिए वो जिंदा रह जाता है। आई मेरी बात समझ में कमांडोज? रीजनिंग क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट 1 और 2 करके ये पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है एवरीवन। फिर ब्रेन सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया कहलाता है, सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। अभी मैंने यही बात बताई सेंस ऑर्गन के नाम पे। यस, कॉकरोच में अपार्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, उसी की एक्सटेंशन में व्हाट आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स? एंटीने, आइज, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प और एनल सर्का है। बार बार ये बात बताया गया था, माउथ पार्ट्स, क्योंकि वो गस्टेटो और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर का काम करते हैं, टेस्ट और स्मेल सेंटर का भी काम करते हैं, मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प। ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड वाइब्रेशंस, पीछे की तरफ 10 सेगमेंट से जो है मेल फीमेल कॉकरोच में खास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको कहते हैं एनल स्टाइल्स, एनल सर्काई, एनल सर्काई कहते हैं। फिर जो उनकी आंखें 2 तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड आइज, क्योंकि सिंपल आइज ओसिली जो होते हैं वो तो वेस्टिजियल होते हैं, जो कंपाउंड आइज होते हैं, यस कमांडोज, इनके जो कंपाउंड आइज होते हैं, डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ईच आई इज मेड अप ऑफ द फंक्शनल यूनिट, जिनको ओमाटिडिया कहते हैं, हेक्सागोनल, 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया। क्लियर? एक आंख जो है कॉकरोच का 2000 ओमाटिडिया के बने होते हैं। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। और वो किसके लिए जिम्मेदार है? मोज़ाइक विजन, टुकड़ों में इमेजेस जो है पीसेस में बनते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मोर सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, और कम रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर उनमें कम है और बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं। और ये रात के समय इन जो एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल विजन, मोज़ाइक विजन नॉक्टर्नल विजन के लिए जिम्मेदार है इनकी आंखें, इसलिए ये रात के समय ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि इनको जो है इनकी सेंसिटिव आंखें अंधेरे में भी अच्छे से अपने संवेदनशील सेंसिटिव नेचर से जो है भले ही कम रिजॉल्व लेकिन इनको दिखाई देता है और ये रात के समय एक्टिव है। ऐसे ही नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स है। क्लियर कमांडोज? ये पॉइंट्स बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड है, ध्यान रखिएगा सब लोग। कंपाउंड आइज ऑफ कॉकरोच हेल्प इन मोज़ाइक नॉक्टर्नल विजन। यस, करेक्ट। दे आर लेस सेंसिटिव एंड, है ना, दे आर हाईली सेंसिटिव एंड लेस रेजोल्यूशन, बिल्कुल मोर सेंसिटिव एंड लेस रेजोल्यूशन, करेक्ट। अगला पॉइंट, कॉकरोचेस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायोशियस विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
ठीक है, इनमें जो है मतलब वो यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल शरीर बिल्कुल अलग सेपरेट हम पहचान कर सकते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं। अब बात आता है सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अ पेयर ऑफ टेस्टिस 4, 5, 6 सेगमेंट में है ना, 4 से लेकर 6, 4, 5, 6 सेगमेंट में पाया जाता है। एराइज है ना, ये एब्डोमिनल सेगमेंट की बात हो रही है, पूरे शरीर का नहीं। एब्डोमेन के 10 सेगमेंट में से 4, 5, 6 सेगमेंट वहां टेस्टिस मौजूद है। उनसे वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। सीक्वेंस देखिए आप, ये सीक्वेंस याद रखना है पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर, मशरूम ग्लैंड है ना, मशरूम शेप्ड ग्लैंड कहते हैं, मशरूम ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं उसको, वो 6, 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड क्या होता है 6, 7 सेगमेंट्स में, और इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, और वो सब भी आगे होते हैं। क्लियर? यस। फिर देखिए एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मेल में जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोपोफाइसिस, ठीक है, मेल गोनोपोफाइसिस 3 होते हैं, 3 फेलोमियर्स भी कहते हैं, ठीक है कमांडोज। उनमें से 2 मॉडिफाई हो जाते हैं, एक टिटिलेटर बन जाता है, एक स्यूडोपेनिस बन जाता है। एक टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस, डायग्राम एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन डायग्राम में आप देख सकते हैं टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस करके मार्किंग है, और वही उनके एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेड अप ऑफ मेल गोनोपोफाइसिस फेलोमियर्स, काइटिन के बने हुए एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर के वहां ये मौजूद होते हैं दोनों, जो कि स्पर्म पैकेट स्पर्मेटोफोर्स को स्ट्राइक करके फीमेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर? यस, बताएंगे आपको। फिलहाल देखिए स्पर्म्स जो सेमिनल वेसिकल में स्टोर्ड रहते हैं, और जब भी वो रिलीज होते हैं डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, स्पर्म पैकेट्स के रूप में कवर्ड बाय 3 लेयर्स, उन स्पर्म पैकेट्स को कहते हैं स्पर्मेटोफोर। मेल डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म इन पैक्ड फॉर्म, है ना, पैक करके, उसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर्स। ये याद रखिएगा कमांडोज। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अब बात करेंगे। 2 लार्ज ओवरी 2nd से 6 सेगमेंट तक एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, और एक ओवरी 8 ओवेरियोल्स, एक ओवरी 8 ओवेरियोल्स में बने होते हैं विद डेवलपिंग ओवम, उनके अंदर एक एक के अंदर एक एक ओवम। यानी एक ओवरी से कितने ओवम बनेंगे एट अ टाइम इन अ फीमेल कॉकरोच? आंसर होगा 8, क्योंकि एक ओवरी के अंदर कितने होते हैं? 8 ओवेरियोल्स, और एक ओवेरियोल के अंदर एक ओवम सीरीज में डेवलप होता रहता है। तो 8 से एक साथ बनेंगे तो 8 बनेंगे एक टाइम में। दोनों से कितने बनेंगे? 16। क्लियर कमांडोज? चलिए, फिर उनसे ओविडक्ट, ईच ओवरी यूनाइट टू फॉर्म मीडियम, है ना, ओविडक्ट निकलकर वो आपस में जुड़ के क्या बन जाते हैं? वेजाइना ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर। और जेनिटल चैम्बर के नीचे क्या होता है? ऊथिकल चैम्बर। जेनिटल चैम्बर प्लस ऊथिकल चैम्बर्स पूरा मिला के क्या कहते हैं? ब्रूड पाउच। क्या कहते हैं? जेनिटल पाउच, ब्रूड पाउच। जेनिटल चैम्बर ऊपर होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ऊथिकल चैम्बर, जहां ऊथिका बनेगा। ठीक है, यानी फर्टिलाइज्ड ओवम को फिर पैक किया जाता है वहां पर इन ऊथिका केस, जिसको कौन मदद करता है? कोलैट्रियल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड्स? कोलैट्रियल ग्लैंड्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल कॉकरोच के अंदर होता है ना। तो वही बात देखिए, अब पेयर ऑफ स्पर्मेथिके, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गौर करिएगा, स्पर्म स्टोरिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है कि फीमेल? आंसर होगा फीमेल। स्पर्मेथिका इज फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, बोथ, ऐसे करके ऑप्शंस लिखा होगा। एक फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं, आंसर होगा स्पर्मेथिके इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहा? इन द 6th सेगमेंट, और ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर, ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर, क्योंकि वहीं से ओविडक्ट से ओवम आएगा, और स्पर्मेथिके में जो स्पर्म स्टोर्ड है, और वो स्पर्म उसने कहां से रिटेन किए थे, कहां से प्राप्त किए थे? कॉपुलेशन के दौरान, ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो है स्पर्मेटोफोर्स के फॉर्म में आए थे, उनको उन्होंने स्टोर कर लिए सारे स्पर्म को, और स्पर्म पैकेट्स को फेंक देते हैं बाहर, है ना। एम्प्टी स्पर्मेटोफोर्स को फेंक देता है बाहर, कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने गोनोपोफाइसिस से, और सारे स्पर्म्स फोर कहां स्टोर कर लेते हैं? स्पर्मेथिके के अंदर, और फिर वो स्पर्म्स जो है जेनिटल चैम्बर में फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम्स पर अटैक करते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग बनने के बाद यस उनकी फिर पैकिंग होती है इन अ रो, और उस पैकिंग को हम कहते हैं ऊथिका फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ऊथिका केस, ऊथिका बनता है ऊथिकल चैम्बर में। क्लियर? यस। तो यही बात आगे देखिए, फर्टिलाइज एग्स एनकेस्ड इन कैप्सूल्स। फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं कहां इनकेस होते हैं? ऊथिका के अंदर, राइट, ऊथिका के अंदर। डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल,
ठीक है, उनकी लंबाई बताई गई है। दे आर ड्रॉप्ड कहां पर, बना के उनको फिर जो ओवी पोजीशन, फीमेल अपने गोनोपोफाइसिस की मदद से जो है उनको कहां पर, क्रैक क्रिवाइसिस, जहां पर बिल्कुल अंधेरा और काफी उमस है और पर्याप्त फूडिंग नियर फूड के आसपास सोर्स जो है, जो कि उनके यंग वंस को आगे मिल सके। क्लियर, ऐसी जगहों पे जो है वो ओवी पोजीशन करते हैं अब आफ्टर द कॉपुलेशन, मैथुन क्रिया के पश्चात। फीमेल प्रोड्यूस कितने, 9 से 10 ऊथिका, ईच कंटेनिंग 14 to 16, एक एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 अंडे होते हैं। और ऐसे कितने ऊथिका एक बार में, 9 से 10 ऊथिका, हर ऊथिका के अंदर ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। क्लियर, करेक्ट। फाइनली कमांडोज, ये डायग्राम आप देखिए, इसमें मेन कोलेट्रल ग्लैंड है ना, फिर इनमें फैलिक ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स को यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, कॉन्ग्लोब्लेड, फैलिक ग्लैंड कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड कहते हैं, कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड, और मशरूम ग्लैंड, ठीक है, दिस इज मशरूम ग्लैंड, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स रखे हैं, ये मशरूम ग्लैंड है एवरीवन। फिर इस डायग्राम में खास स्ट्रक्चर आप देखिएगा, स्यूडोपेनिस एंड टिटलेटर, ये कैसे काम करते हैं कमांडोज, गौर करिएगा एवरीवन, यस प्लीज, कि ये मेल कॉकरोच का एब्डोमिनल पार्ट है और ये फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच अपने एनल स्टाइल से फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन को ऐसे सपोर्ट, एनल स्टाइल से सपोर्ट कर देते हैं, और ये रहा वो टिटलेटर, कांटे जैसा, और ये रहा स्यूडोपेनिस, ठीक है, ये रहा वो टिटलेटर, टी फॉर टिटलेटर, और ये रहा स्यूडोपेनिस। तो रिस्पेक्टिव जो स्पर्म पैकेट्स हैं उनको ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर अपने एंड पे ऐसे फंसा लेते हैं, और स्यूडोपेनिस उनको बिल्कुल बिलियर्ड के शॉट्स की तरह, पूल गेम में बिलियर्ड की शॉट्स की तरह से स्यूडोपेनिस से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जिससे कि वो फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच सके। आ गई मेरी बात समझ में एवरीवन, दिस इज हाउ इट वर्क्स, इसलिए लिखा है स्यूडोपेनिस एंड टिटलेटर। ध्यान से देखिएगा, दी आर मॉडिफाइड गोनोपोफाइसिस, जो फेलोमियर्स होते हैं मेल कॉकरोच में। क्लियर, उसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं, जेनिटल पाउच इज मेड अप ऑफ जेनिटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम। ध्यान रखिएगा कमांडोज, इस डायग्राम से क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एवरी वन ऑफ यू, कि जेनिटल चैम्बर प्लस वेस्टिबुलम, वेस्टिबुलम मतलब ऊथिकल चैम्बर, दोनों मिलकर जेनेटिकल पाउच है ना, जो जेनिटल पाउच, ब्रूड पाउच इज इक्वल टू, वो किसका बना होता है, जेनिटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम। क्लियर, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पोरोमेटाबोला, ग्रेजुअल स्लो मेटामॉर्फोसिस, जिनके लाइफ साइकिल में जो है निम्फल स्टेज, थ्रू निम्फल स्टेज उनमें जो है मेटामॉर्फोसिस होता है, डेवलपमेंट थ्रू मेटामॉर्फोसिस बाय अंडरगोइंग निम्फल स्टेज। निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग 13 टाइम्स, कितने बार इनमें मोल्टिंग होता है, 13 टाइम्स, टू रीच अडल्ट, अडल्ट बनने के लिए 13 स्टेजेस से गुजरते, 13 बार मोल्टिंग होती है, बहुत ही स्लो, धीरे धीरे होता है। और ये मोल्टिंग हार्मोन एक्डाइसोन, कौन सा हार्मोन के कारण, एक्डाइसोन। क्लियर, ये हार्मोन जैसे जैसे रिलीज होता है उतने बार मोल्टिंग होगा, धीरे धीरे, इसलिए इसको पोरोमेटाबोला इंसेक्ट कहते हैं। इनके लाइफ में निम्फल स्टेज होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स, लास्ट से सेकंड जो स्टेज है लिखा है ना, नेक्स्ट टू लास्ट, लास्ट यानी 13th मोल्टिंग होने से पहले का, ठीक है, 12वें मोल्टिंग पे जो है वो निम्फल स्टेज में विंग पैड्स निकलते हैं, उससे पहले तो विंग्स होते नहीं, विंग पैड्स होते हैं। तो निम्फ और अडल्ट में क्या डिफरेंस है, निम्फ हैज नो विंग्स एंड हैव विंग पैड्स, और जिस दिन उनमें विंग्स आ जाते हैं वो अडल्ट बन जाते हैं। अडल्ट्स हैव विंग्स, अडल्ट्स में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और निम्फ में नो विंग्स, एल्स उनमें क्या होते हैं, विंग पैड्स। आ गई मेरी बात समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक क्वेश्चन बनेगा। फाइनली कॉकरोच से रिलेटेड, उसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड और उसकी जो टेंडेंसी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ देखने के बाद फंडामेंटल क्वेश्चन कमांडोज कि कॉकरोच जो है हमारे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव डालता है। वो एक जंगली स्क्विमिश, गंदगी से भरा हुआ, ठीक है, एक इंसेक्ट है, और वाकई में हमारे ह्यूमन को वो एक नुकसानदायक, हार्मफुल इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट देता है, पेस्ट की तरह हमारे खाने को बर्बाद करता है और कहीं ना कहीं कंटामिनेट करता है बीमारियों को फैलाने में बाय स्मेली एक्सक्रीटा, और ट्रांसमिट वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस एज मैकेनिकल वेक्टर,
क्लियर? तो हां, इकोनॉमिकली कॉकरोच का हमारे जीवन में एक हार्मफुल इंपैक्ट है। वो एक पेस्ट की तरह बीमारियां फैलाते हुए वेक्टर, मैकेनिकल वेक्टर का काम करता है। स्पेशली रात भर जो है खाना खाते हुए हमारे किचन वार्डरोब के अंदर वो अपने गंदगी, गंद से भरा एक्सक्रीटा से बीमारी फैलाने का कारण बनता है। ठीक है कमांडोज, तो इस तरह से ये कॉकरोच के बारे में पॉइंट्स कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करूंगा फ्रॉग के बारे में। ठीक है, फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? यस, ओके कमांडोज, नेक्स्ट कुछ पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट नंबर 42। अब हम फ्रॉग्स पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉग एज अ टाइप स्टडी मेंबर फ्रॉम फाइलम कॉर्डेट क्लास एम्फीबिया। तो अब उसके फीचर्स ड्वेल नेचर के होने चाहिए, जिससे कि वो वाटर और लैंड दोनों को इनहैबिट कर सके। क्लियर? तो अब आप सब लोग देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट फ्रॉग से रिलेटेड कि लिव ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, ड्वेल हैबिटेट, क्लास एम्फीबिया फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे कॉमन स्पीसीज है राना टाइग्रीना इन इंडिया। ठीक है, राइट। नाउ दे आर कोल्ड ब्लडेड। क्या क्या बातें मेन याद रखना है? रेप्टाइल है, सॉरी एम्फीबियन है। यस, दैट इज पर्टिकुलरली फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है। ओके, एम्फीबियन है। तो कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथर्मिक, यानी वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। मौसम के चेंजेस के साथ, एनवायरमेंटल चेंज के साथ टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है। तो पोइक्लोथर्मिक, करेक्ट। फिर वो कैमोफ्लेज, यानी वो एक खास तरह के कलर चेंज पैटर्न, अपने शरीर, स्किन का रंग अपने आसपास के एनवायरमेंट के रंग के साथ मिलान करके, ठीक है ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट कलर इस तरह से छलावा देते हैं, मिमिक्री करने में मदद करते हैं। बाय यूजिंग द कलर चेंजिंग एबिलिटी कैमोफ्लेज, वो मिमिक्री करते हैं, अपने प्रेडेटर या अपने प्रे को छलावा देने की क्षमता, मिमिक्री करने की क्षमता उनमें है। अपने आसपास के जो बैकग्राउंड कलरेशन के साथ अपने शरीर का कलर मैच करके छुप जाते हैं और कहीं ना कहीं छलावा, धोखा देते हैं अपने शिकारी को या अपने शिकार को। डिपेंड करता है, निर्भर करता है परिस्थिति पे। डोंट सीन ड्यूरिंग समर एंड विंटर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम समर या बहुत ज्यादा विंटर में आपको जो है फ्रॉग नॉर्मली नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियर टू जीरो कर लेते हैं, बहुत ही रिड्यूस कर लेते हैं। इस क्षमता को कहते हैं समर स्लीप, विंटर स्लीप। यानी शेल्टर इन डीप बोरोज, समर स्लीप एस्टिवेशन, विंटर स्लीप हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, मिमिक्री और पोइक्लोथर्मिक, ये चारों बातें फ्रॉग पर एज एन एम्फीबियन लागू होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके कमांडोज, इस तरह से हमने शुरुआत की है। फ्रॉग एज एन एम्फीबिया क्लास कॉर्डेटा का मेंबर, जो कि जल थल दोनों जगह, लैंड एंड वाटर कंडीशंस में इनहैबिट करने के लिए बेहतरीन तरीके से इवॉल्व हुआ है। एम्फीबियन नेचर विथ ऑल दीज प्रॉपर्टीज करेक्टली करेक्ट। नाउ अगला पॉइंट, अब इस डायग्राम के माध्यम से देखिए कि इनका शरीर केवल दो ही हिस्सों में होता है, हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक यानी नेक और टेल नहीं होता इनके बॉडी में। और फ्रॉग के केस में आप देख सकते हैं फोर लिम्ब में सिर्फ 4 डिजिट्स, सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं सामने के पैर में, शॉर्ट विथ 4 डिजिट्स, केवल 4 उंगलियां। जबकि हिंड लिम्ब जो होता है लॉन्ग विथ 5 डिजिट्स, 5 उंगलियां होती हैं। यह ध्यान रखिएगा। और आंखों के नजदीक यहां पर टिम्फैनम जो इनमें एक्सटर्नल ईयर तो होता नहीं है, इनमें जो मिडिल ईयर, जो इनके ईयर ड्रम, टिम्फैनम बाहर ऐसा दिखता है, आवाज यहां टकराती है जिससे इनको सुनाई देता है। इसके अलावा कमांडोज इस डायग्राम के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज ये डायग्राम मेल फ्रॉग का है तो उसकी क्या पहचान होगी? मेल फ्रॉग को कैसे हम फीमेल फ्रॉग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये एग्जिबिट करते हैं, है ना। मेल फ्रॉग थोड़ा छोटे साइज में होता है, फीमेल फ्रॉग थोड़ा बड़े साइज में होते हैं। मेल फ्रॉग के 4 लिम्ब में कॉपुलेटरी पैड, एम्पुलेक्सरी पैड, कॉपुलरी पैड है ना, जो होता है कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं उंगलियों के नीचे, और वोकल सैक, क्या होता है? वोकल सैक होता है। ध्यान रखिएगा कमांडोज, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल ये एक्सटर्नल फीचर्स के क्वेश्चन हो गए। अब बात आती है कि इनकी त्वचा स्लिपरी, स्मूथ, म्यूकस, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट,
हनका क्यों? क्योंकि इनकी त्वचा भी इनको श्वसन रेस्पिरेशन में गैशियस एक्सचेंज में अंडर सर्टन कंडीशन मदद करते हैं। बात करेंगे कमांडोज, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट सॉफ्ट स्केललेस स्किन, करेक्ट। फ्रॉग एम्फीबिया है और ये एम्फीबिया की प्रॉपर्टी है। और इनका डॉर्सल साइड जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर का है और जो वेंट्रल साइड है वो पेल येलो कलर का है। नेवर ड्रिंक्स वाटर, एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, ये पानी फिजिकली नहीं पीता है, स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है, नेक टेल एब्सेंट, माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट, आई बल्ज्ड, आंखें ऐसे उभरी हुई है ना, कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से ढका होता है पानी के अंदर, आंखें खुली रखती हैं लेकिन आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और इनमें पलक झपकाते हैं लेकिन लोअर लिप जो है, लोअर जो पैल्पेब्रे होते हैं, लोअर आईलिड जो होता है, लोअर आईलिड, हम लोग कैसे पलक झपकाते हैं, अपर आईलिड से, लेकिन इनमें जो है लोअर आईलिड, ध्यान रखिएगा, वो पलक झपकाने में मदद करते हैं। आइदर साइड ऑफ आईज मेम्ब्रेनस टिम्फैनम, मेम्ब्रेनस टिम्फैनम ईयर को रिप्रेजेंट करते हुए साउंड टकराते हैं। अपने पैरों की मदद से, अगला पॉइंट कमांडो, अपने पैरों की मदद से ये वॉकिंग, लीपिंग, जंपिंग है ना, और स्विमिंग भी कर लेते हैं। स्विमिंग इसलिए क्योंकि इनके उंगलियों के बीच जो होते हैं, यस, इंटरडिजिटेड पैड्स होते हैं, क्लियर, वेब्ड लिम्ब कहते हैं जिसको, क्लियर, इसलिए ये स्विमिंग, बोरोइंग, हर काम अपने पैरों से कर लेते हैं, क्लियर, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब से। नेक्स्ट, लार्जर मस्कुलर फोर लिम्ब, 4 डिजिट्स, वेब्ड डिजिट्स, वेब्ड, उंगलियों के बीच ऐसे ऐसे जो है पतले मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि उनको तैरने में मदद करते हैं। एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल कॉकरोच में, मेल और फीमेल फ्रॉग में हम कैसे पहचान करते हैं, दैट्स द क्वेश्चन कमांडोज। मेल फ्रॉग में ध्यान दीजिए, कॉपुलेटरी पैड और वोकल सैक मौजूद होता है। वोकल सैक से वो एक खास तरह की आवाज, ठीक है ना, कटलरी साउंड जनरेट करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, बारिश के समय पे, टू अट्रैक्ट, टू सेक्सुअली एम्बैरस द फीमेल फ्रॉग, अट्रैक्ट करने के लिए। जबकि कॉपुलेटरी पैड से स्यूडो कॉपुलेशन करते हुए, स्पॉनिंग मिल्टिंग करते हुए वो फर्टिलाइजेशन को शरीर से बाहर अंजाम देते हैं पानी के अंदर। क्लियर, मेरी बात आ रही है सबको समझ में? एक एक बात ध्यान रखिए कमांडोज, दीज आर दी प्रॉमिसिंग पॉइंट्स। मैं बार बार बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स नहीं है, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन जो फ्रॉग पर बन सकता है। अगर इस हिस्से से क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करके आपको याद रखना है, क्लियर। तो जिस तरह से मेल फीमेल फ्रॉग के बीच क्या डिफरेंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप खुद सोचिए, है ना, कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अर्थवर्म तो बाइसेक्सुअल है, एक ही शरीर में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सिर्फ किसमें है, कॉकरोच और फ्रॉग, जो 3 है। तो ऐसे करके एक्स वाई जेड करके कंपेयर कर लेंगे। अब यही फिर से याद करिए कि कॉकरोच में क्या क्या था। कॉकरोच में एनल स्टाइल, नैरो एब्डोमेन और पूरे 10 सेगमेंट्स विजिबल थे, ठीक है, क्लियर। जबकि यही फीमेल्स में ब्रॉड एब्डोमेन, एनल स्टाइल एब्सेंट, है ना, ये मेन डिफरेंस है मेल फीमेल कॉकरोच में डिफर। वैसे ही फ्रॉग में कैसे हम डिफर कर सकते हैं, वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड है अगर शरीर में तो वो एक मेल है, और अगर ये नहीं है तो वो फीमेल है। ऐसे करके आपको याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम एज यूजुअल सब कुछ वैसा का वैसा ही है, आप पढ़ के ध्यान से देखिए, सीक्वेंस देखिए, लेकिन मेन एक स्ट्रक्चर जो आपके सामने आएगा, क्लोका, ठीक है। फिशेस, रेप्टाइल्स और क्या बोलते हैं एम्फीबियंस में उनके एलिमेंट्री कैनाल में कॉमन जंक्शन होता है, चैम्बर होता है, जिसे क्लोका कहते हैं। तो फ्रॉग में ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट, इस डायग्राम के माध्यम से कमांडोज प्लीज लेबलिंग सारे याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि लेबल्ड अनलेबल्ड पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और गॉल ब्लैडर का क्या रोल है, ईसोफेगस क्या कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहां कैसी लेबलिंग मेंशन्ड है, ये इस टॉपिक का सबसे अहम हिस्सा है, क्लियर। नेक्स्ट, अब बात आती है रेस्पिरेशन का। पानी में रहते वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज कर लेते हैं पानी में। लेकिन लैंड में रहते हुए वो बकल कैविटीज की डिपेंड करता है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो लंग्स से वो रेस्पायर करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन यही जो है गैशियस एक्सचेंज थ्रू स्किन,
पानी से बाहर स्किन का इस्तेमाल रेस्पिरेशन में वो तब करते हैं जब वो या तो एस्टिवेशन, समर, एक्सट्रीम समर के एस्टिवेशन में हो या एक्सट्रीम विंटर के हाइबरनेशन। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको यस, स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय फ्रॉग इन वाटर और ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। गौर से पढ़िए कमांडोज, एनसीईआरटी में ऐसा करके लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है क्लोज्ड टाइप, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड तो हो गई, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है भाई, इन चीजों से कंसिस्ट होता है हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स, दोनों तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे क्योंकि ये तो वर्टिब्रेट मेंबर है और वर्टिब्रेट मेंबर में बीवीएस एलवीएस दोनों होते हैं। लेकिन एम्फीबिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो उनका क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में यस कमांडोज, जो हार्ट है मस्कुलर स्ट्रक्चर 3 चैम्बर्ड, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, जिसकी मदद से वो किस तरह का सर्कुलेटरी पाथवे शो करता है, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ये स्पेशल बात आपको ध्यान रखना है। दिस इज अ टेक्सोनोमिक प्रॉपर्टी जो कि फ्रॉग एक एम्फीबिया की तरह, क्लास एम्फीबिया मेंबर की तरह फॉलो करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब जो याद रखना है, एम्फीबिया में खास बाईपास सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन 2 तरह के पाए जाते हैं, हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल। हेपेटिक लिवर और इंटेस्टाइन लिवर के बीच, और जो रीनल पोर्टल सिस्टम है लोअर लिम्ब, जो हिंड लिम्ब है, वहां से निकलने वाले वेन्स आकर जो है किडनी में पहले ओपन होते हैं फिर हार्ट की तरफ जाते हैं। इसको कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। पॉइंट टू बी नोटेड, इस कॉम्बिनेशन से पोर्टल सिस्टम फिशेस, एम्फीबियंस में जो पाए जाते हैं, तो एम्फीबिया में कौन फॉलो करेगा? राना टाइग्रीना के नाम से क्वेश्चन आ जाए, फ्रॉग के नाम से क्वेश्चन आ जाए, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, वही किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी इनमें होगा। कैसा किडनी? मीजोनेफ्रिक। ठीक है, याद रखने वाली बात है, मीजोनेफ्रिक किडनी होता है, थोड़ा लेस डेवलप्ड होता है। स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट वही नेफ्रॉन्स होते हैं, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो भी है नेफ्रॉन्स, है ना। अब मेन जो है ये एक यूरियोटेलिक एनिमल है। कैसा एनिमल है? यूरियोटेलिक एनिमल। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी विथ यूरियोटेलिज्म यानी यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है इनमें। क्लियर? फिर नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। पीएनएस में जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स इनमें कितने होते हैं? क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? 10 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ये मेन बात ध्यान रखना है। फिर इनके जो फोर ब्रेन के जो हेमिस्फीयर हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उनको जोड़ने वाले कॉर्पस कैलोसम नहीं होता है। करेक्ट, कॉर्पस कैलोसम इज एब्सेंट। वो तो सिर्फ मैमेलियन प्रॉपर्टी, मैमेलियन ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है। करेक्ट, यस। तो नर्वस सिस्टम में जो उनके फोर ब्रेन, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के फोर ब्रेन में जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, कौन से हेमिस्फीयर्स? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट मौजूद तो है, लेकिन उनको जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम नहीं होता है। और पॉन्स, हिंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ ओनली मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, पॉन्स नहीं होता, पॉन्स इज एब्सेंट, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट। नर्वस सिस्टम के बारे में मेन जो बात याद रखना है। फिर आंखें उनकी सिंपल टाइप, और एक्सटर्नल ईयर तो होता ही नहीं है, केवल टिम्पैनम जो ईयर होता है बाहर से दिखता है ईयर ड्रम की तरह, और अंदर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता इनके कान में, है ना। और ईयर इनके लिए हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करता है। फाइन। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे मेन बात है कि मेल फ्रॉग के जो टेस्टीज जिनसे वास इफ्रेंशिया 10 से 12 निकलकर एराइज होकर जो है फ्रॉम टेस्टीज किडनी में एंटर करते हैं, किससे जुड़ने के लिए? बिडर्स कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिडर्स कैनाल। ठीक है, और इनमें जो है यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्लियर? बिडर्स कैनाल जो है बाहर निकल के यूरिनोजेनिटल डक्ट से जुड़ता है। लेकिन मेन आपको याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है टेस्टीज से निकलकर वास इफ्रेंशिया, आई रिपीट, वास इफ्रेंशिया 10 से 12 वो जाकर टेस्टिस से निकलकर कहां एंटर करते? किडनी में। किससे जुड़ने के लिए? बिडर्स कैनाल।
एवरीवन क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड याद रखना है। लेकिन ऐसा कोई फंक्शनल रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का किडनी के साथ नहीं है। करेक्ट, यही बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज, जो क्लोका में अलग से जाके ओपन होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, टेक प्लेस इन वाटर। जब इनमें स्यूडो कॉपुलेशन होता है, मेल फीमेल ब्रीडिंग सीजन में आपस में स्यूडो कॉपुलेट करके फीमेल एग्स को जेली के फॉर्म में रिलीज करते हैं, उसको कहते हैं स्पॉनिंग, और मेल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं, प्रोसेस कॉल्ड मिल्टिंग, स्पॉनिंग, मिल्टिंग। और फिर वाटर एनवायरमेंट, एक्वाटिक एनवायरमेंट में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कमांडोस, टेडपोल, लार्वल स्टेज टेडपोल होता है, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में मेटामॉर्फोसिस करते हुए अडल्ट बनते हैं। आई रिपीट कमांडोस, फिर से ध्यान से सुनिए। यस, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली वाटर एनवायरमेंट में होने के बाद डेवलपमेंट इनडायरेक्टली लार्वल स्टेज टेडपोल की मदद से, टेडपोल स्टेज जो इनकी एक्वाटिक लाइफ का प्राइमरी स्टेज लाइफ है, और फिर टेडपोल से अडल्ट बनने की जो कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण का जो प्रोसेस है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रेजेंस में होता है। फाइनली ये सारे एस्पेक्ट्स फ्रॉग से रिलेटेड आपने उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब तो देखा आपने। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनमें अलग अलग है, अलग अलग माहौल में, अलग अलग कंडीशंस में, स्किन से, कभी लंग से, बकल फेरेंजियल कैविटी से भी कर लेता है रेस्पिरेशन, पॉजिटिव एयर प्रेशर, हर एस्पेक्ट देखने के बाद फिर ये पोइक्लोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड है, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एग्जिबिट करते हैं, कैमोफ्लेज एग्जिबिट करते हुए मिमिक्री, छलावा देते हैं अपने प्रेडेटर प्रे को मौका पड़ने पे। ये सारे एस्पेक्ट्स क्वेश्चन बन सकते हैं। और फाइनली अब फ्रॉग का मानव जीवन में, ह्यूमन लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस, प्रभाव है, किस तरह से? तो फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। इंसानी जो है हमारे रहन सहन का वो एक अहम हिस्सा है, बहुत ही बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है, सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन में एक इंपॉर्टेंट लिंक का प्ले करता है। इसके अलावा वो इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखता है। इवन कुछ विदेशों में जो है फ्रॉग के पाश्च पैर यानी हिंड लिम, जो मस्कुलर लेग होता है, उसका अचार भी बनता है, मतलब जो है उसको कंज्यूम भी किया जाता है। कुछ स्पीसीज के बड़े बड़े जो फ्रॉग है उनका क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन होता है, और कहने का मतलब है उनकी फार्मिंग होती है, और उनसे अचार भी बनता है, मेंढक का अचार। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये बात लिखा है कि एज फूड, क्लियर लिखा है कि हिंड लिम्ब इज ईटन एज फूड। ओके कमांडोस, तो ये था, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये डायग्राम्स आप ऐसे करके अगेन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऐसे याद रखेंगे। फिर फाइनली डू यू नो में आप देख सकते हैं कि कॉकरोच को वो जिंदा रह सकता है सर कलम हो जाने के बाद भी, लेकिन अगर उसको उसके पीठ के बल उल्टा कर दिया जाए तो वो मर जाएगा। बिना सर के 1 हफ्ते से ज्यादा जी लेगा, लेकिन बीइंग टर्न ऑन डॉर्सल साइड, ऐसे पीठ के बल डॉर्सल साइड लिटा दे तो कॉकरोच फड़फड़ा के जो है इसलिए मर जाएगा क्योंकि उसके स्पिरेकल्स दब जाएंगे, सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे प्रश्नों के साथ किस हार्मोन के कारण मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच कर पाता है? एक्डाइसोन हार्मोन, एक्डाइसिस, ध्यान रखिएगा, एक्डाइसिस मोल्टिंग के लिए एक्डाइसोन हार्मोन जिम्मेदार है। व्हाई ब्लड डज नॉट प्ले एनी रोल इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कोई रोल प्ले क्यों नहीं करता है? उसका कारण आपके सामने देख सकते हैं कमांडोज, बहुत साफ लिखा हुआ है, क्योंकि उनमें ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर बताए गए हैं, इनको आप सॉल्व करिए, इनके सबके आंसर आपको एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं किसी ने, पोरोमेटाबुलस, कॉकरोच को पोरोमेटाबुलस इंसेक्ट क्यों कहते हैं? निम्फल स्टेज पाया जाता है, ठीक है, निम्फल, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ऐसे ही डू कंपेयर कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड, कोलेट्रियल ग्लैंड, एनल स्टाइल, एनल सर्काई एक रिसेप्टर है, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। मैंडिबल, मैक्सिले क्या है? ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। इस तरह से जो है डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। गिव वन वर्ड, इन सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ के देखिए। वन वर्ड है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल कॉकरोच विच एक्ट एज अ ओविपोजिटर, है ना, ऊथिका कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऐसे क्या है जो कि ओवी पोजीशन में मदद करते हैं? ऊथिका होते हैं। फिर ग्लैंड विच पार्टिसिपेट इन ऊथिका फॉर्मेशन, कोलेट्रियल ग्लैंड, सर्कुलर टिथ लाइक लाइनिंग इन द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम क्या कहते हैं, टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गिजार्ड, सही बात है।
लाइनिंग होती है उसके अंदर गिजार्ड, वो क्यूटिकुलर टिथ होते हैं गिजार्ड। तो इफ यू गो थ्रू दिस वन वर्ड पैटर्न तो आपको ये समझ में आएगा। फाइनली कमांडोज, एवरी वन ऑफ यू ध्यान से देखिए कि किस तरह से चीजें आपको बताई गई हैं, कैसे आपने जो है पूरा स्टडी किया। दीज आर द पॉइंट्स जो आप एमपीक्यू में प्रैक्टिस के थ्रू अब सीखेंगे। इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ कवर किए। मैं उम्मीद करता हूं एक वेल टू डू आपका रिवाइज हो गया, मेनली आपने देखा, सीखा, समझा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।